तो जी। यहाँ हाँ जी। ओके। तो अभी लोग आए नहीं, तीन चार चार ही। ही लोग हैं अभी। हाँ हाँ, तीन चार ही है। तो आज जो है अब धीरे धीरे आप पढ़ाना शुरू करो, आधा घंटा आप जो है नाड़ी, क्योंकि अब ये डी10 खत्म हो रहा है। जी माने जी। एक या दो क्लास इसमें और लेंगे। एक तो समराइज करेंगे कि डी10 को हम किस तरीके से अभी तक कितने हमने देखे, कि करियर ग्राफ कैसा है, स्टार्टअप कैसा है, माने प्रमोशन कैसा है, इनकम कितना है, कैसा है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं चार्ट से, डी1 और डी10 से। अब इसके बाद जो है, अगर हमको बहुत डीप में जाना है तो डी1 डी9 और डी10 को एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं। यानी डी1 का प्रॉमिस डी9 में भी होना चाहिए, और उसके बाद फिर डी1 और डी10 का माने जो है वहां पर भी वो प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके से एक आइडिया लग जाता है। और इसके बाद नाड़ी शुरू करना है, आप जो है इसको नाड़ी शुरू करिए। आधा घंटा पहले आप नाड़ी पढ़ाइए। नाड़ी की जो जनरल माने जिसे कहते हैं ग्रामर, जी। भाई किसी साहित्य की ग्रामर होती है, तो नाड़ी में सबसे पहले नाड़ी हम लोग जो है, सामान्य रूप से नाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन सामान्य रूप से इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो वीएनएन है, भृगुनंदी नाड़ी। जी। तो कुछ लोग आ जाएं फिर शुरू करें, फिर आप उसको उनकी थोड़ी वो पढ़ाएं। लेकिन अभी आज आ नहीं रहे, क्या बात। हाँ, चार ही हैं हम लोग। हम्म। अभी 11:03 हुआ है। हाँ बस 2-4 मिनट और देख लेते। टाइम तो 11 ही का है। जी हाँ, 11 का ही है। शुरू करिए। अच्छा। ये दिख रहे हैं। हाँ जी। एक स्लाइड बना ली थी। हाँ जी। थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन दे दूंगी फिर। जी। कुछ नीचे आ रही, नीचे आधा नहीं। आधा। हाँ, हाँ वो अब तो और अब। इसको हाँ, थोड़ा ऊपर छोटा हो। कर देते हैं। हाँ, 1 मिनट इसको। हाँ ये ठीक। जी। ये थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर थोड़ा बहुत बता देंगे। ऐसे मैंने थोड़ा सा स्लाइड हाँ बना दी थी। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। जी। तो भृगुनंदी नाड़ी ही हम लोग जो है ज्यादातर आजकल जो लोग पढ़ा रहे हैं, जी हाँ वो जी। भृगुनंदी सब नाड़ी लोग में भृगुनंदी प्रज्ञा जी आ नाड़ी गई, पढ़ा रहे शशि हैं खन्ना आजकल। आ गई, अखिलेश मित्तल जी। अखिलेश जी कहाँ हैं? भाई दिखाई तो पड़ो अखिलेश जी, पिछले संडे को नहीं थे। थोड़ा बिजी चल रहे हैं सर जी। मेरी कल हाँ बात हुई, मैंने उनसे यही बोला कि आप आ भी हाँ नहीं रहे हैं क्लास में, ना ही कोई फोन है ना कोई मैसेज है। तो बता हाँ, रहे वो थे। असल में थोड़ा सा उनके कई जगह उनका कई उसमें पॉइंट्स पर काम चल रहा है, तो सब जगह जाना पड़ता है। जी जी। वैसे मैं सोच रही हूँ शुरू करूँ, क्योंकि टाइम तो जा ही रहा, फिर आप हाँ भी हाँ हाँ भी हाँ। लेनी है। हाँ हाँ शुरू करो, 7 लोग हो गए। जी जी जी। सभी विद्वानों को नमस्कार। मैं छोटा सा एक प्रयास कर रही हूँ सर जी के अभी आदेश से। नाड़ी शुरू कर रहे हैं वो। हो गया ना। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही मैंने हूँ। आवाज भी कम कर दी, मैंने पूजा कर दी। सर जी ही बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। भृगुनंदी नाड़ी। इनसे जैसे सर जी ने बताया अभी कि बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती है। अ, वैदिक पराशरी ये सब भी बहुत अच्छे जननी है, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन इनसे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने के बाद ही रिजल्ट आते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी इनसे बहुत, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, और सर हमेशा बताते भी हैं कि बहुत जल्दी से इसके प्रिडिक्शन बाहर आ जाते हैं। तो बीएनएन जो है, वो एक मिनट, मेरा पैन चल रहा है क्या, इसमें देख लेती हूँ मैं। नमस्कार मैडम, नमस्कार।
हाँ नमस्ते। नमस्कार। लेट लेट हो कुछ क्या बता दिया सर, नहीं लेट हो नहीं नहीं, अब भी शुरू नहीं, कर दिया है। अच्छा अच्छा मैं जी थोड़ा सा सर। इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जी भृगुनंदी नाड़ी पर। जी जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी है, ये दो ऋषियों के कंबाइंड पढ़ाई है। भृगु ऋषि जो कि सप्त ऋषि में से एक थे, भृगु ऋषि, और दूसरे नंदिकेश्वर ऋषि हैं। ये दोनों के थोड़े से डिफरेंट व्यूज थे, लेकिन दोनों के मिलकर जो हमारे सामने अभी भृगुनंदी नाड़ी आए हैं, इनसे बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन हो रहे हैं। इसीलिए ये आजकल बहुत चलन में भी है। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा सा मुझे जो जानकारी है कि जो सप्तऋषि थे, भृगु, उनमें से एक थे भृगु ऋषि। तो जो इन्होंने भृगुनंदी नाड़ी, जो भृगु ऋषि ने जो भी थंब इम्प्रेशन से वो ये किया था, इनकी स्टोरी ऐसी है। वैसे एक बात है कि जितना भी एस्ट्रोलॉजी है वो सब स्टोरी बेस्ड ही है। अगर हमें बहुत सारी स्टोरीज पता है तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। तो ये भृगु ऋषि हैं। ये एक बार मतलब थोड़े से अभिमानी थे। एक बार विष्णु भगवान के पास चले गए और थोड़े गुस्से में उन्होंने उनकी छाती पे पैर रख दिया। हालांकि विष्णु भगवान ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया कि आपके इतने नाजुक पैर हैं जो मेरे कठोर छाती पे पड़ गए हैं, तो आपको ये कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ पैरों में। तो वो समझ गए कि विष्णु भगवान बहुत ही सरल हृदय के हैं। लेकिन इस बात से माता लक्ष्मी बहुत रुष्ट हो गई, बहुत गुस्सा आ गया उनको कि मेरे पति के छाती पे इन्होंने पैर कैसे रखा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ब्राह्मण होके आपने मेरे पति की छाती पे पैर रखा, तो आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी मतलब आप लोगों हमेशा गरीब ही रहेंगे, जितने ब्राह्मण रहेंगे हमेशा गरीब ही रहेंगे। कभी उन पे धन नहीं आएगा, मैं कभी नहीं आऊंगी। तो भृगु ऋषि ने सोचा कि ये बात तो मतलब सही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक मतलब ऐसे लिया कि मैं इसको करके दिखाऊंगा कि हमारे ब्राह्मण भी कमाई कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया। तो ये जो पराशर जी हैं वो जैसे गुरु वशिष्ठ थे सप्तऋषि में से एक, उनके संतान के भी संतान थे शायद पराशर जी। उसके पहले भृगु ऋषि ने ये थंब इम्प्रेशन का और इन सब का ये तो कर दिया था, इन्वेंशन कर दिया था। तो उन्होंने इस बात के लिए एस्ट्रोलॉजी को लॉन्च किया। एस्ट्रोलॉजी सबके सामने लेकर आए कि हम ब्राह्मण भी एस्ट्रोलॉजी करके सबको उनके भविष्य के बारे में बता के पैसा कमा सकते हैं। अब जो नंदी ऋषि थे और जो भृगु ऋषि थे, इन दोनों के मिलने मिलने के जो भी थॉट्स थे उन दोनों को मिला के बीएनएन बना है। लेकिन इसमें क्या है, नंदिकेश्वर जो ऋषि थे उनके थॉट्स थोड़े से अलग थे, और जो भृगु ऋषि थे वो उनके थॉट्स थोड़े से अलग थे। अब जो भृगु ऋषि थे वो दशा को भी मानते थे। हालांकि ये ऐसा हुआ, नंदिकेश्वर ऋषि जी ने बोला कि जब कोई जातक हमारे पास आता है और उसके कोई जन्म समय नहीं है, उसके पास जन्म का दिन नहीं है, तो उसके बारे में क्या हम कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया कि हाँ भाई, सिर्फ जन्म तारीख भी पता रहे तो भी हम जातक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी वो जानना चाहते हैं। और जबकि भृगु ऋषि जो थे वो दशा को भी थोड़ा सा लेते थे कि अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने दशा को इस तरह से यूज किया था कि दशा किसकी है, उसके ट्राइन में जो भी आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट उस दशा से जातक को मिलेगा। इसी तरह अंतरदशा को भी देखना है कि अंतरदशा नाथ के ट्राइन में जो भी प्लैनेट एक्टिव हो रहे हैं वो सब जातक को रिजल्ट देंगे। इस तरह से भृगु ऋषि का थोड़ा सा ये था, लेकिन नंदिकेश्वर ऋषि ने दशा सिस्टम को भी नहीं लिया। उन्होंने बताया कि जैसे क्या बोलते हैं, ये मेरा पैन नहीं चल रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि हम भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन को बहुत महत्व देते हैं, त्रिकोण को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि क्या बोलते, 1 5 9 है, अग्नि तत्व भी हो गए हैं, इनके नक्षत्र भी सब समान होते हैं। और अगर मैं बोलूं तो जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं, या फिर ये सब सब कुछ
1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12 ये 4 ट्राइन होते हैं। इनमें सभी में समानता होती है। तो BNN में ऐसा माना जाता है कि जो भी ट्राइन में प्लैनेट हैं वो सभी एक दूसरे से युतिबद्ध हैं, क्योंकि इनका सभी कुछ समान है। इनके नक्षत्र भी समान है, इनका तत्व समान है, इनका मतलब जो भी एलिमेंट है, जो भी फीचर्स होते ईश्वर हैं समान है समान होते हैं। सारी दिशाओं इसलिए में। इन तीनों ग्रहों में जो भी प्लैनेट है उनकी युति मानी जाती है। अब इसमें हम डिग्री को भी बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 7 डिग्री का हो, कोई 10 डिग्री का हो, तो 7 डिग्री का प्लैनेट प्रभाव देगा आगे 10 वाली डिग्री को। तो जैसे सूर्य हैं, वो मिल के आ रहे हैं शुक्र को। शुक्र की डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री आगे है, तो हम बोलेंगे कि भाई पिता जो है सूर्य कारक तत्व, वो शुक्र से मिल के आ रहे हैं, मतलब पहले ही वो धनवान थे। उसके बाद जब जातक पैदा हुए हैं, उसके पहले ही पिता के पास अच्छा पैसा था, वो शुक्र से मिल के आ रहे हैं। अगर सूर्य के पीछे बुध हो गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेसमैन हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं। जो भी कारक तत्व का भी बहुत महत्व होता है। मैं कारक तत्व के बारे में आपको अभी आगे भी बताऊंगी। तो ऐसे जो नंदिकेश्वर ऋषि थे, उन्होंने बताया कि हम जुपिटर को लेंगे। जुपिटर गुरु जो है वो जीव कारक हैं। अब जुपिटर को ही क्यों लिया? क्योंकि जुपिटर में प्राण शक्ति है। ठीक है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो बोले, ऑक्सीजन से ही हम सब जिंदा हैं। अब जो जुपिटर होते हैं वो आकाश तत्व को बताते हैं, है ना। जुपिटर ही एक है जिनमें प्राण शक्ति है, इसलिए जुपिटर को जीव माना गया। पहले सबको म्यूट कर दो, जी तभी सुनेंगे, नहीं तो बीच बीच। हाँ, बाकी सभी भी जीव होते हैं। मैं अभी जीव और अजीव कारक के बारे में भी आपको बताऊंगी, हर एक प्लैनेट के। तो अभी ऐसा है कि जो थे, गुरु को ही जीव इसलिए माना क्योंकि उनमें प्राण शक्ति थी। अब इन्होंने नंदिकेश्वर ऋषि और भृगु ऋषि ने भी यही बताया कि जहां पर भी गुरु हो, चाहे हमको समय पता हो चाहे नहीं पता हो, गुरु उस दिन जहां पर भी होंगे उसको हम लग्न बना लेंगे। उस लग्न के अकॉर्डिंग हम भाव एक गुरु को मान लेंगे और उसको वहां उसके अकॉर्डिंग भाग 2 3 4 भाव, उसके भाव के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दे देंगे कि किसी भाव से जुपिटर के से पहले भाव में, दूसरा लग्न के में जुपिटर के साथ युतिबद्ध कौन है, सेकेंड दूसरे भाव में कौन है, तृतीय भाव में कौन है, इस तरह से रिजल्ट निकलेंगे। जो लग्न नहीं पता है हमको, समय नहीं पता है, लेकिन जुपिटर से रिजल्ट, और वो बहुत ही सटीक रिजल्ट भी आए हैं। तो ऐसी ये 2 चीजें मैंने आपको बताया कि जुपिटर को ही जीव कारक क्यों बताया है, और ट्राइन का बहुत महत्व है। इसके अलावा 2 12 और 3 11 का भी संबंध बहुत अधिक पड़ता है लग्न को। वैदिक में भी ऐसे है कि 11वें भाव के स्वामी को लग्न को सपोर्ट करना ही है, भले वो शत्रु क्यों ना हो। इसी तरह से 3 11 में भृगु, यहाँ पे BNN में मित्रता बोलते हैं, सपोर्ट देने वाले बोलते हैं कि सपोर्ट देते हैं 3 11 वाले। अगर हम डायरेक्शन चार्ट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, उसमें भी देखेंगे तो डायरेक्शन चार्ट के अकॉर्डिंग भी ये दृष्टि संबंध बन जाता है। इसलिए भी 3 11 को हम मतलब किसी भी प्लैनेट का 3 11 भी उसको सपोर्ट देगा ही देगा। 2 12 का ऐसा संबंध है कि किससे मिलकर आए हैं, 12वें भाव में किससे मिलकर आ रहे हैं, और दूसरे भाव में आगे जाकर किससे मिलेंगे। इस तरह से हम 2 12 भाव को भी, मतलब जो भी प्लैनेट है उनसे संबंध बना के चलते हैं कि किससे मिलके आए हैं, उसका प्रभाव बीच वाले प्लैनेट पे होगा ही होगा, और आगे जाके जो भी प्लैनेट से मिलेंगे वो उसका प्रभाव उनसे भी आगे जाकर लेंगे। ठीक है, इस तरह से लग्न जुपिटर जहां पर है, उनके 2 12 और 3 11 सम सप्तक, इतने का प्रभाव बहुत अधिक भृगुनंदी ऋषि ने भी बताया है। इससे सबसे ज्यादा त्रिकोण का फल, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि युतिबद्ध माना जाता है अगर ट्राइन में कोई प्लैनेट है तो। फिर ऐसे क्या बोलते हैं, अब मैं आगे बताती हूँ कि जुपिटर मैंने बताया कि जहां पर भी होगा उसको हम लग्न मान के आगे काम थोड़ा करें। थोड़ा सा जरा रुकें,
हम इसको आपको जो है आपके जो बताया है उसको और थोड़ा सा क्लियर कर जी दें थोड़ा। जी देखिए अभी बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का उद्गम कैसे हुआ। भृगु ऋषि को एक बार जब ऋषियों की सभा हुई, वो कहा गया कि तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, में सबसे सरल और सबसे अच्छे देवता कौन है जो सर्व पूज्य हो। तो अभी स्टोरी बताई कि ब्रह्मा जी के पास गए, उसके बाद जो है शंकर जी के पास गए और विष्णु जी के पास उन्होंने देखा कि वो सबसे सरल देवता हैं। उन्होंने विष्णु जी के जो है छाती में पैर मारा तो लक्ष्मी जी को खराब लगा। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि हम सारे ब्राह्मण दरिद्री रहेंगे क्योंकि मेरे पति का अपमान मेरे सामने किया है। तो ब्राह्मण होते हैं, वो उन्होंने तपस्या के बल पर उन्होंने ऋषि ने कहा कि मैं एक ऐसी विद्या का जो है वो करूंगा, रिसर्च करूंगा, बनाऊंगा, जिससे सारे ब्राह्मण जो है उसको अगर सीख लेंगे तो उनके पास खूब पैसा होगा। और उन्होंने भृगु संहिता लिखी, सबसे पहले जो भृगु संहिता लिखी। और उसमें उन्होंने जो है तो उसके टेस्ट के लिए जो है उन्होंने पूछा, शंकर जी से कहा कि जाओ, उन्होंने लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा इनके टेस्ट करवाओ। विष्णु जी तो मानेंगे नहीं भाई, वो ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते हैं। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि तुम अपने भोलेनाथ को भेजो भृगु ऋषि के पास, और जो इन्होंने लिखी है भृगु संहिता उसकी सच्चाई पता लगाओ कि उससे क्या सही प्रेडिक्शन हो सकता है क्या। तो शंकर जी जो है भृगु ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि इस समय ये बताइए मेरी पार्वती क्या कर रही है। तो जी भृगु ऋषि ने उसमें प्रश्न कुंडली बनाई और कहा कि इस समय पार्वती जी है एक सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। तो शंकर जी ने जाकर के पता किया तो उन्होंने कहा कि क्या कर रही थी, कहता हम तो स्नान कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि कितने वस्त्र पहने थे, उन्होंने कहा कि हम तो निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गई कि इसका मतलब इसने हमको वहां स्नान करते देख लिया तब तो बताया। तो उन्होंने जी श्राप दे दिया कि भृगु संहिता जल जाए, और वो उस समय की भृगु संहिता जल गई। लेकिन फिर भी जो कुछ शेष बची हुई थी उनको उन्होंने दोबारा फिर जो है लिख करके अपने शिष्य को दे दी, शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य को वो दे दिया कि तुम इसमें से जो, तो भृगु संहिता में क्या है कि सिस्टेमेटिक नहीं है वो। इसी तरीके से नाड़ी में भी, अब नाड़ी जब एस्ट्रोलॉजी आई तो सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि इस विधा को जो है आपने जला दिया है, इसको दूसरे रूप में हम लोग चाहते हैं कि प्रकट हो। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, तो पार्वती जी एक कुंडली बना देती थी और सभी ऋषियों से कहती थी इस जातक का प्रिडिक्शन करो। तो वो जो है वो प्रिडिक्शन उस तरह से आते थे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। तो कई प्रकार की नाड़ियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें प्रचलित नाड़ी है जो सरल है, कोई भी उसको आराम से सीख सकता है, तो भृगु नंदी नाड़ी है, जिसका अभी बताया कि भृगु ऋषि और नंदिकेश्वर ऋषि दोनों की कुछ चीजें मिलती थी, कुछ अलग थी। जैसे भृगु ऋषि जी है वो दशा सिस्टम को मानते थे, लेकिन नंदिकेश्वर जी दशा सिस्टम को नहीं मानते थे। वो कहते हैं हम गोचर से, जैसे कहते हैं ट्रांजिट और प्रोग्रेशन से जो है हम पता लगा लेंगे कि घटना कब घटेगी। तो इन दोनों के ग्रंथों को एक साथ श्री आरजी राव ने स्टडी किया, और दोनों में से जो कॉमन चीजें थीं उन कॉमन चीजों को लेकर के एक नई जो है नाड़ी बना दी, जिसे भृगुनंदी नाड़ी कहते हैं। ये श्री आरजी राव बेंगलोर वालों ने इसको बनाया और पुस्तक भी लिखी। तो इसमें उन्होंने जो बेसिक चीजें हैं कि जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हमेशा जो है जो जोडियक है, नेचुरल जोडियक को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब हमेशा लग्न जो है मेष लग्न ही रहेगी, और उसी के आधार पर देखिए वैदिक में भी सारी चीजें यही हैं, लेकिन वहां पर गोल मोल करके बताई गई हैं। जैसे धर्म त्रिकोण जिसको हम लोग कहते हैं कि 1 5 9, तो 1 5 9 का जिससे पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस किए हैं कि ये जो कर्म है, कर्म की वजह से जीव को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो जीव है बृहस्पति, तो उस जीव को जन्म लेने के लिए क्या चाहिए, एक शरीर चाहिए। तो शरीर मंगल है, हमारा लग्न है वो शरीर है, और 9th हाउस जो है वो जीव है, वहां से चला।
उसके बाद जीव को मिल गई आत्मा, एक मिली। तो 1 5 9 हमारा ये है जो धर्म त्रिकोण है, जिसमें ये जो है प्रत्येक जीव जन्म लेता है, और जन्म कर्म के आधार पर उसको कर्म के फल को भोगने के लिए उसे जन्म लेना पड़ता है। तो इस बीएनएन में सबसे प्रमुख चीज है पहली तो कि हम हमेशा जो भी लग्न लेंगे वो मेष लग्न के आधार पर ही ग्रहों की युति बनाएंगे। जैसे कहते हैं कि अगर 1 5 9 में जो मेष राशि की कुंडली है उसमें मंगल, सूर्य और बृहस्पति, अगर इन 3 ग्रहों की युति है या इनका जो है परस्पर संबंध है, तो ऐसा जातक जो है इसे महाप्रताप योग कहते हैं। मतलब ये जातक जो है बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही जो है धनवान होगा, और सारी चीजें होंगी 1 5 9 में। तो त्रिकोण में इसलिए बताया कि त्रिकोण जो है ये हम पाराशरी में भी जो है 120 एक माना है, पूरी आयु जो है 120 अंश 120 वर्ष मानी गई है। तो प्रत्येक त्रिकोण जो है वो 120 अंश को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लग्न से लेकर के पंचम हाउस तक जो है 120 अंश होते हैं। जोडियक 360 का है, 1/3 त्रिकोण लेंगे तो 1/3 120 का होता है। तो 120 के 3 जो है ये त्रिकोण बनते हैं। तो पहला त्रिकोण जो है वो मूल त्रिकोण, जिसे धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। इसके बाद जब बालक पैदा हुआ तो उसको क्या चाहिए? परिवार चाहिए, पालन पोषण के लिए धन चाहिए, और उसके बाद जो है जब बच्चा पैदा होगा तो उसे बोलना चाहिए, तो सेकंड हाउस मिला, उसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण। जब पालन पोषण हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब उसे एफर्ट चाहिए, अपने आप घुटनों चलता है, पैदल चलता है या चलने लगता है, जैसे ट्रैवल कहते हैं, शॉर्ट ट्रेवल, थर्ड हाउस आ गया। तो तीसरा आएगा 3 7 11। तो इस जीव को इस संसार में जिंदा रहने के लिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए 4 पुरुषार्थ जो है बताए गए हैं अपने शास्त्र में: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला तो धर्म त्रिकोण हुआ, दूसरा अर्थ त्रिकोण हुआ, तीसरा काम त्रिकोण। काम तो माने हमारी इच्छाएं, अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम काम भी नहीं करेंगे। तो जितनी भी इच्छाएं हैं वो 3 7 11 से है। और उसके बाद जब ये हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर आदमी सोचता है कि हमारा जो है वो मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष मोक्ष त्रिकोण चलते हैं। तो ये जो है कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 त्रिकोण जो हैं, वो 4 त्रिकोण इसमें पाए पाए जाते हैं प्रत्येक कुंडली में। और दूसरा ये है, अभी बताया है सुप्रिया जी ने, कि यहाँ पर दोनों लोगों की सहमति से उनके जो कॉमन फैक्टर निकाले आरजे राव जी ने, उन्होंने कहा बृहस्पति को जीव कहा गया है, कि बृहस्पति जो जीव कारक है, उसको उन्होंने कहा कि जो भी जीव है जो हमारे पास आया है, जिसके बर्थ टाइम बिल्कुल सही सही नहीं पता है, तो बृहस्पति जहां पर है उसको हम लग्न मान लेंगे, और वही जातक है, वो जीव है। और उससे संबंध जो है, उससे अब हम देखेंगे कि उसकी जीवन की यात्रा कैसी होगी। तो जो अन्य प्लैनेट हैं वो किस प्रकार से इस जीव से जुड़े हुए हैं, त्रिकोण में अगर हैं तो उनका उसके ऊपर इफेक्ट है, 2 6 10 वाले त्रिकोण में है तो उसका आर्थिक उसकी दृष्टि से हम देख लेंगे, 3 7 11 में है तो दूसरी तरीके से हम देखेंगे, 4 8 12 है तो जीव की यात्रा कैसी होगी, वो बृहस्पति पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव हम देखते हैं। और ये इतना सरल है, इसमें केवल 2 ही चीजें हैं। एक तो कारकत्व है, एक सेकेंड है, हेलो। हेलो। हाँ बताइए। सर जी आप म्यूट हैं। प्रत्येक जो है अपने जीव के जो भी जातक है उसके सभी संबंधों के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रह है उसके कारकत्व, राशि के कारकत्व और भाव भी होते हैं, जो जुपिटर से, भाव हम सभी हाउसेज जो होंगे जुपिटर से लेंगे।
तो जैसे पंचम हाउस यहाँ हम लोग देखते हैं, लग्न से पंचम जो हम संतान के लिए देखते हैं, तो जुपिटर से पंचम हम संतान के लिए देखेंगे यहाँ पर। जैसे अगर मान लीजिए पिता के हमें देखना है, जातक के पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो अभी जैसे बताया है कि इसमें जो संबंध है, संबंध एक तो त्रिकोण का संबंध है, किसी भी ग्रह से पीछे वाला ग्रह उसके गुण उसको बाई डिफॉल्ट होते हैं, बाई बर्थ जो है वो जातक लेके आता है। जैसे मान लिया पिता के पीछे अगर वीनस, सूर्य के पीछे वीनस है, तो इसका मतलब जो पिता जो है वो बाई बर्थ, इस जातक के बर्थ के पहले से पिता के पास धन होगा। अगर पीछे मान लीजिए, अगर आगे मान लीजिए कोई मंगल आ गया, अगर सूर्य के आगे मान लो मंगल आ गया, तो अब मंगल के गुण बाद में आ जाएंगे सूर्य में। मंगल में एग्रेशन है, मंगल में स्किल है, मंगल में टेक्निकलिटी है, तो मंगल के गुण यानी शुक्र से मिलकर के आया है सूर्य और मंगल से मिलेगा। तो होता क्या है कि जो जन्म के समय हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनको हम कम होते जाते हैं और आगे की यात्रा शुरू होती है तो वो कैरेक्टरिस्टिक आते जाते हैं। सेकेंड हाउस का जो प्लैनेट है वो इसकी यात्रा को बताएगा, यात्रा सुगम है कि यात्रा दुर्गम है। मान लिया सूर्य के आगे राहु बैठा है, मंगल तो सूर्य का मित्र है, एग्रेशन तो देगा लेकिन वो सपोर्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर सूर्य के आगे राहु बैठा है, जिसका मतलब पिता की यात्रा जो है वो जातक के जन्म के बाद पिता की यात्रा डिस्टर्ब्ड है, प्रॉब्लम आ गई, राहु आगे आ गया। तो ये 2/12 के संबंध जो है ये भी बताएंगे कि कैसे जो है ये आगे यात्रा कैसे शुरू होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमें मेल चार्ट है और हमें देखना है कि विवाह के लिए शुक्र को देखते हैं, और फीमेल चार्ट में विवाह के लिए हम मंगल को देखते हैं, तो इनकी यात्रा कैसी है। तो विवाह में आगे जो है शुक्र के त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह, शुक्र के द्वादश और द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह बताएंगे कि इस शुक्र की यात्रा कैसी है, यानी जातक का विवाह कैसा रहेगा, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। अब मान लीजिए शुक्र जो है पीछे है, अब इसके जस्ट आगे फादर है, इसका मतलब शादी के बाद पत्नी एकदम राजसी, उसके अंदर राजसी गुण आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र एक्टिवेट हुआ तो पहले किससे मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। सूर्य जो है रॉयल प्लैनेट है, उसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक रॉयल्टी के आ जाएंगे। उसके आगे मंगल मिल गया, मंगल में फिर एग्रेशन भी है, तो ये आगे मैरिटल लाइफ को प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि शुक्र के आगे की यात्रा अच्छी नहीं है। ये दोनों ग्रह सूर्य और मंगल दोनों शुक्र के शत्रु हैं, तो इसलिए यात्रा जो है वो देखेंगे कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको देखना किसी फीमेल चार्ट में, उसका देखना है कि हस्बैंड कैसा होगा, तो हम मंगल को पकड़ेंगे। अब देखिए मंगल मान लीजिए यहाँ पर राहु के साथ बैठा है, इसका मतलब इनिशियली प्रॉब्लम है। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है, हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, मंगल राहु का योग किसी फीमेल चार्ट में अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों, राहु जो है मंगल का शत्रु है, उसको निगलने की कोशिश करेगा। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है तो मंगल के आगे बैठ करके मंगल की तरफ मुंह करके उसको खाने की कोशिश करेगा। यदि इन परिस्थिति में उस फीमेल का छोटा भाई नहीं है तो शादी के बाद पति के जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर छोटा भाई है तब इसका मतलब राहु ने उतना पीड़ित नहीं किया, कहीं से मंगल को सपोर्ट मिल गई है जिससे छोटा भाई आया है। अगर छोटा भाई नहीं है तो शादी के बाद मंगल जो है राहु और मंगल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसे अंगारक योग भी कहते हैं, इसे एक्सीडेंटल योग भी कहते हैं। और जुपिटर के साथ अगर मंगल आ जाता है तो ये सर्जरी का भी योग बन जाता है। तो बीएनएन में बड़ी सरलता से शर्त यह है कि प्रत्येक ग्रह का कारकत्व हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद जो है कुछ फ्रेंडशिप और इनिमिटी, थोड़ा सा वहां अंतर है। जैसे वहां पर चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, लेकिन यहाँ बीएनएन में चंद्रमा का बुध भी शत्रु है, चंद्रमा का शत्रु केतु भी है, शुक्र भी है। वैदिक में हम लोग
चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं मानते हैं। मित्र तो हैं, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, ये मित्र हैं, लेकिन शत्रु कोई नहीं है वैदिक में। यहाँ पर शत्रु भी है। जब भी चंद्रमा केतु से संबंध बनाएगा तो मदर को प्रॉब्लम देगा, और जो भी इमोशनली जो है उसको डिप्रेशन देगा, क्योंकि केतु जो है हमेशा डिजेक्शन का कारक है। तो थोड़ा थोड़ा कारकत्व जो है अलग अलग हैं, थोड़े से अंतर में हैं। तो वो हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे सुप्रिया जी से, और इसके आधार पर जो है हम लोग प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे। एक चार्ट हम लगाते हैं, उसमें देखो कैसे प्रेडिक्शन होता है। तो इसकी जो अभी कुछ रूल्स हैं, ये धीरे धीरे बताएंगे सुप्रिया जी। इकट्ठा करेंगे तो फिर जो नहीं समझ में आएगा, कि क्योंकि अभी हम लोग वैदिक पढ़ रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, नाड़ी जब भी पढ़ो तो वैदिक को पूरी तरीके से भूल जाओ। और इसमें वीएनएन में एक तो दशा सिस्टम को नहीं लेते हैं, इसमें लग्न को नहीं लेते हैं। ये दो चीजें जो है वैदिक से यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है। अब जैसे मेष लग्न की एक कुंडली बना लें और एक चार्ट हम बनाते हैं, देखो ऋषि कैसे इसको प्रिडिक्ट करते हैं, तो उससे समझ में आएगा कि बीएनएन कितना सरल है। इसमें मेष में राहु है, नंबर 1 पे राहु बैठा है, 2 नंबर पे मंगल है, 3 में बृहस्पति है, 4 में सूर्य है, 5 में बुध है, 6 में शुक्र है, 7 में केतु है, 9 में शनि है रेट्रो, और 12 में चंद्रमा है। देखो ये एक चार्ट है किसी जातक का, किसी नाड़ी ग्रंथ से ही ये चार्ट है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इस जातक की यात्रा कैसे शुरू हुई। देखो इसमें एक तो बृहस्पति है, बृहस्पति से पीछे मंगल बैठा हुआ है, आगे सूर्य बैठा हुआ है। तो जातक के अंदर बाई डिफॉल्ट मंगल के गुण होंगे और आगे जाकर के वो सूर्य के गुण ले लेगा, यानी उसमें भयंकर एग्रेशन होगा, रॉयल्टी होगी। और ये योग भी अच्छा है, 1-5-9 का योग है ये, 1-5-9 का ये योग भी है। यहाँ 2-12 में योग माना जा सकता है। इसका मतलब इसकी यात्रा बहुत अच्छी है, जीव की यात्रा अच्छी है। आगे सूर्य से, आत्मकारक सूर्य से मिला, उसके आगे इंटेलिजेंट का जो कारक है बुध, उससे मिला, फिर इसके बाद वीनस से मिला, धन भी होगा। छठे भाव में नीच का ग्रह अच्छा फल करता है, ये ध्यान रखिएगा, वैदिक में भी यहाँ पर भी। क्योंकि जो यहाँ पर वीनस जब यहाँ नंबर 6 नंबर की राशि में आता है, तो क्या है, जब मान लो हम अपने घर के नजदीक होते हैं तो उत्साह होता है कि हम अपने घर जा रहे हैं। यहाँ वीनस नीच का जरूर है, लेकिन इसको जस्ट आगे इसका अपना घर है, लेकिन आगे केतु बैठा हुआ है इसकी राशि में। तो अब इसको प्रॉब्लम है। अगर जब मैरिटल देखेंगे कि अगर मेल जातक है तो शादी के तुरंत बाद केतु मिला, केतु जो है क्या करता है, इंड कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये देखो कि जातक जो है, पिता ने क्या किया, इसको सपोर्ट किया कि यू गो एंड स्टडी। पिता से जब मिला 1 साल के बाद, तो आगे पिता ने सपोर्ट किया कि बुद्ध यानी एजुकेशन, इसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पिता ने इसको जबरदस्ती कहा कि आप जाइए पढ़िए। अब एजुकेशन इसकी कैसी हो सकती, देखो मरकरी के त्रिकोण में शनि है, मरकरी के पीछे सन है, और मरकरी के 4th हाउस में, आगे जब 4th हाउस का जो है पीछे 10th हाउस में हम देखेंगे तो मंगल शुक्र के त्रिकोण में है। एजुकेशन टेक्निकल हो सकती है, ये एजुकेशन जो है वो टेक्निकल होगी। तो इसने टेक्निकल एजुकेशन ली,
पिता के लिए जब हम देखेंगे तो पिता पहले से धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आगे पीछे जो है जुपिटर है। जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है, सात्विक प्लेनेट है, पिता में उसमें वो गुण हैं। तो इसी तरीके से माता के लिए अगर हम देखें कि माँ के आगे राहु है। चंद्रमा जो है माँ को शो करता है, सिग्निफाई करता है, उसके जस्ट आगे राहु बैठा है और राहु चंद्रमा की तरफ आ रहा है जी। तो मदर को प्रॉब्लम होगी इनिशियली, लेकिन जैसे ही इसको राहु को पार करेंगे वैसे मंगल मिल जाएगा, मून का अपना मित्र है, फिर आगे जुपिटर है, फिर सन है। तो इनिशियली बच्चा के जन्म के बाद या 1 साल तक मदर को विशेष परेशानी रहेगी। तो इजीली हम लोग जो है इस विधा के द्वारा किसी भी चार्ट को देख सकते हैं। और आगे अब देखो, इसमें प्रोफेशन पहले समझो। इसमें प्रोफेशन का जो कारक है वो शनि है। शनि यहाँ पर कमजोर है। शनि के द्वितीय और द्वादश में ने सपोर्टिंग प्लैनेट नहीं है। ना तो ये किसी का सपोर्ट लेके आया है, ना आगे इसको कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो देखो 10 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट नहीं, शनि आगे बढ़ेगा तो कोई इसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। सामने जो है सूर्य बैठा हुआ है। इसके बाद 11 में जाएगा तो भी इसको कोई सपोर्ट नहीं, वहां सामने से भले ही मरकरी देख रहा हो। फिर आगे मून है। तो जब शनि जो है, जैसे हम लोग वैदिक में पढ़ा था केमद्रुम, चंद्रमा में ही केवल पढ़ते हैं केमद्रुम योग पढ़ते हैं कि जब द्वादश और सप्तम में कोई प्लेनेट न हो तो वो केमद्रुम में कहलाता है। यहाँ पर अच्छा क्या है, शनि वैसे तो कमजोर दिख रहा है, लेकिन अच्छा क्या है, सामने से बृहस्पति देख रहा है, त्रिकोण में बुध बैठा हुआ है, और इसके जस्ट आगे जब आगे बढ़ेगा 10 नंबर पर तो उसके त्रिकोण में बैठा हुआ है वीनस। तो अब ये शनि जो है भले ही इनिशियली हमें कमजोर दिख रहा है, लेकिन आगे की यात्रा इसकी सुगम है। ये जातक आगे चल करके एक फैक्ट्री में काम किया, फिर जो इसने अपने खुद की एक फैक्ट्री डाल दी। अरे कौन है ये? तो इस तरीके से इजीली हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। सुप्रिया जी जो है ये क्लास लेंगे आधे घंटे का बीएनएन का। तो इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो कारकत्व हैं। प्लैनेट की कारकत्व अगर हमें पता है तो किस समय क्या देखना है। अगर सूर्य को लेना है, सूर्य में जो है नेम है, फेम है, डिग्निटी है, और समाज में पोजीशन है। बृहस्पति में जैसे बृहस्पति टीचर है, प्रीचर है, रिलीजियस पर्सन है, सोसाइटी के में अच्छा स्थान रखने वाला एक व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से, और जातक है। जुपिटर के आगे पीछे के प्लैनेट जातक के कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करते हैं। तो ये बातें सुप्रिया जी पढ़ाएंगी थोड़ा थोड़ा, हर सैटरडे को, हर संडे को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बीएनएन आप लोग सीख जाएंगे। त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह, और इसके बाद युति में जो डिग्री लेते हैं, किसी भी ग्रह से पीछे वाला ग्रह जो है उसके गुण उस ग्रह में बाई डिफॉल्ट होते हैं, वो बाई बर्थ ले करके आता है। और उससे आगे वाले ग्रह के गुण है वो धीरे से आगे जब बढ़ेगा उसकी यात्रा, क्योंकि ग्रह जो है सभी चल रहे हैं, जन्म के समय की पोजीशन, फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे ग्रहों से मिलते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे दशा में पढ़ा था कि किसी ग्रह की दशा, महादशा और अंतरदशा में कोई विशेष फल नहीं मिलता है। बीएनएन में ये बताते हैं कि कोई ग्रह, सिंगल ग्रह जो है ट्रांजिट में किसी घर से निकल जाता है, अगर कोई दूसरा ग्रह वहां नहीं बैठा है तो एक बहुत साधारण फल देगा वो। लेकिन अगर कोई ग्रह बैठा है, किसी ग्रह के ऊपर से कोई ग्रह गोचर कर रहा है, तो अब वो इंटरेक्शन होगा। तो वो इंटरेक्शन जो है वो फल देगी, इवेंट देगी। जैसे मान लो राहु है, राहु मंगल के ऊपर जब भी गोचर करेगा तो कोई न कोई सर्जरी बताएगा, कोई एक्सीडेंट बताएगा। राहु जब भी, जैसे मान लो जुपिटर जब भी मरकरी के ऊपर से गोचर करेगा तो एजुकेशन के क्षेत्र में कोई न कोई अच्छा काम, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई न्यू लर्निंग के लिए जो है जातक प्रयास करेगा। इसी प्रकार से जो शनि है, शनि जब वीनस के ऊपर से, अभी पिछले संडे को हमने बताया था कि सेकेंड राउंड में, बृहस्पति के सेकेंड राउंड में शनि जब भी शुक्र से संबंध बनाएगा तो इनकम स्टार्ट होती है। अब वो इनकम ये भी हो सकती है, मान लो वो 12-13 साल का है,
12 से 13-14 साल का है, शनि शुक्र से मिल रहा है, तो कोई स्कॉलरशिप उसको मिल सकती है, कोई बड़ी गिफ्ट मिल सकती है, फैमिली में कोई मेंबर उसको गिफ्ट दे सकता है। तो ये उम्र के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा फल में लेना है। मान लीजिए अब 12-13 साल में नौकरी तो लग नहीं सकती, तो लेकिन उसमें योग बना है, वीनस के ऊपर शनि का गोचर है, तो कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। और भी अगर छोटी उम्र है तो घर में कोई फंक्शन है तो उसमें उसको गिफ्ट मिल सकती है। इस तरीके से देश काल और पात्र के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। तो बीएनएन धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब बीएनएन ही चालू होगी, ताकि आप लोग जो है इसको सरलता से चार्ट लगा करके वो प्रोडिक्शन कर सकते हो। लेकिन कारकत तो आपको याद रखनी है, और कुछ बेसिक जो है वो रूल्स हैं, वो धीरे धीरे सुप्रिया जी बताएंगी। अब आज हम सोच रहे जो हम लोग D10 को खत्म करना है, तो एक नई चीज है, कभी कभी आपके पास कोई आता है और ये कहता है कि हम बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो ये पार्टनरशिप हमारी सही रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उसको हम चार्ट से देख सकते हैं। आओ इधर आओ। अच्छा, खा रहे हैं दौड़। तो पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप देखी जाती है कि पार्टनरशिप में जो है हमारी बिजनेस चलेगी कि नहीं चलेगी। तो पहले पार्टनरशिप के रूल्स आने चाहिए। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना धन, अपने रिसोर्सेस और अपने स्किल्स को एक साथ मिला करके कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो नई कंपनी बनाए या नई फैक्ट्री बनाए या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके लिए चार्ट हम लगाएंगे। पहले रूल्स पढ़ लें कि देखिए, अगर D1 जो है, पहले प्रॉमिस देखेंगे किस लेवल का है, चार्ट किस लेवल का है। अगर चार्ट अच्छे स्तर का है तो बढ़िया बिजनेस रहेगा, पार्टनरशिप में चलेगा। चार्ट अगर हमारा बहुत अच्छा प्रॉमिस नहीं कर रहा है तो फिर उसमें 3 लोग 4 लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखेंगे कि D10 जो हमारा चार्ट है, उसकी जो लग्न है, वो लग्न तो प्रॉमिस बताएगी कि ये बंदा काम करने में इसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा। और D10 का जो 10th हाउस है, वो ये बताएगा कि कर्म क्या है और किस तरीके के। वो हम लोग स्टेटस भी पढ़ चुके हैं और ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, और कब स्टार्ट होगा दशा को भी जोड़ के हम लोग पढ़ चुके हैं। 7th हाउस जो है, D10 का 7th हाउस है, वो पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का हाउस है। तो अब इनमें जो है, अगर 7th लॉर्ड D10 में वेल प्लेस्ड है, कोई मैलेफिक इफेक्ट में नहीं है, तो पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। और उसके साथ अगर 11th हाउस हमारा, उसका लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस पार्टनरशिप में हमको लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए 7th लॉर्ड जो है वो मैलेफिक प्लेसमेंट में है, केतु के साथ में है या शनि के साथ में है या किसी और त्रिक भाव, 10th हाउस के जो त्रिक भाव हैं वो 3, 5 और 9 हैं। 10th हाउस का, D10 के 10th हाउस के जो त्रिक भाव हैं वो कौन कौन से हैं? 6, 8, 12 होता है। छठवां भाव हमारा जो 10th से छठा पड़ेगा 3rd हाउस, 10th से 8वां पड़ेगा 5th हाउस, और 10th से 12वां पड़ेगा वो 9th हाउस। तो इनमें अगर प्लेसमेंट है तो अच्छा नहीं है। इनके लॉर्ड अगर जुड़ गए हैं तो भी अच्छा नहीं, वो ब्रेक हो जाएगी। 11th हाउस हमारा अगर उसका लॉर्ड जो है आपस में जुड़ जाता है इससे, तो पार्टनरशिप चलेगी, मान लो चलती है तो लाभ मिलेगा, नहीं चलती है तो एक अलग। तो पहले तो हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी। तो एक चार्ट हम लोग मिश्रा लगाते जी हैं। एक बार रिपीट करिए, मिश्रा जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ जी, हाँ। हाँ देखो, क्या इसमें हम ये पूछिए। बता रहे हैं, D10 जो D10 है, का। D10, हाँ, D10 का जो 7th लॉर्ड है वो हम्म। पार्टनर है। हम्म। D10 का 7th लॉर्ड पार्टनर है, और लग्नेश जो वो हमारा जातक स्वयं है, उसका पार्टनर है। हम्म। तो वो उसकी प्लेसमेंट अगर 3, 5, 11 में है, अगर 7th लॉर्ड की प्लेसिंग 3, 5 और 11 में है, इसका मतलब 10th से वो त्रिक भाव में बैठा है। तो हम लोग वैदिक में पढ़े हैं कि किसी भी भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाता है तो उसको खराब कर देता है। तो त्रिक जी भाव में जी। नहीं होना चाहिए।
अभी तो 9 के तीसरा लिए। हाउस 10th से तीसरा हाउस जो लेंगे वो छठा पड़ेगा, और पांचवा हाउस जो है वो आठवां पड़ेगा, और 9th हाउस जो है वो 12वां पड़ेगा। वो हम 10th के रिस्पेक्ट में लेंगे कि हमारा जो है वर्क है, हमारा प्रोफेशन है, या हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या योगदान है। तो एक चार्ट है, पहला लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये है 26 सितंबर 1956 का है। एक पार्टी निकालनी थी। अरे बड़ा भाई झंझट है, सारे काम 1 घंटे के लिए, सब उसी में सब रोटी पानी सब कुछ होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा ठीक से बैठ जाए हम लोग, सबको डिस्टर्ब हो जाता है। और टाइम है 5:45। सोहना, सोहना हरियाणा में है। देखिए ये चार्ट जो है जिसका, इसको समझ लो, ये चार्ट जिसका है, इसने 2 बार पार्टनरशिप की और दोनों बार ब्रेक हो गई, लेकिन इसने धन कमाया। पार्टनरशिप में धन तो कमाया, लेकिन पार्टनरशिप इसकी ब्रेक हो गई। अब हम इसको टेस्ट करते हैं जो हमने नियम पढ़े। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि D1 में प्रॉमिस देखो भाई। देखो इसमें 2 9 11 9 2 11 का एक संबंध है। 9th लॉर्ड से और सेकंड लॉर्ड वीनस जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है। 9 2 11 का संबंध है, एक अच्छा धन योग है इस कुंडली में। इसका मतलब इसका जो बिजनेस होगा वो अच्छे स्तर का होगा। ठीक, तो आपने देख लिया। इसके अलावा भी कोई और इसमें आपको दिख रहा हो? एक्सचेंज है, शुक्र और है, वही दो, हाँ चंद्र, 9 और 11 का हाँ संबंध। वो मतलब डबल डबल रिलेशन है हाँ जी, हाँ जी। कि चंद्रमा और शुक्र 9 और 11 का जो है वो एक्सचेंज है, और सेकंड लॉर्ड भी है जो वीनस मून में एक्सचेंज है, जो 9 2 11 के एक संबंध है, एक अच्छा धन योग है। अब देखो इसमें लग्न लॉर्ड कौन है? बुध, मरकरी। और पार्टनर कौन है? जुपिटर। गुरु, गुरु। ठीक, पहले इनकी D1 में पोजीशन देखो, कौन सी है? 2 12। 2 12 पोजीशन खराब है। हम लोग वैदिक पढ़ रहे हैं, 2 12 रिलेशन खराब होता है। 6 8 2 12 के रिलेशन अगर दशा और अंतरदशा के नाथ में लार्ड, यानी महादशा लार्ड और अंतरदशा लार्ड में संबंध अगर 2 12 का या 6 8 का है, तो ये बहुत खराब, वो फल बहुत खराब मिलता है। तो संबंध अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये एक पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, ये दिक्कत है। इसको अब हम देखेंगे D10 में। D10 में हम देखेंगे कि D10, है जी सर, ये है वृषभ, वृषभ लग्न का। अच्छा अच्छा, ये तो इधर। देखो D10 जरा देखते हैं। D10 में 7th लॉर्ड मंगल हुआ, जी, कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। 5th में, त्रिक भाव में आ गया, जी, और राहु के साथ आ गया। जी हाँ। ये नहीं चलेगी, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। जी, लेकिन इसको देख कौन रहा है? 11th लॉर्ड जुपिटर देख रहा है। इसको 11th लॉर्ड जुपिटर देख रहा है, तो वहां पर जो क्या हुआ कि अर्निंग होगी। और 7th लॉर्ड जो है D10 में, जो 7th लॉर्ड मंगल है, वो द्वि स्वभावक राशि में बैठा है, यानी 2 टाइम्स पार्टनरशिप होगी। तो इस जातक ने 2 बार पार्टनरशिप में बिजनेस किया, पार्टनरशिप नहीं चली, लेकिन दोनों बार इसने धन अर्जन किया, क्योंकि यहाँ 11th हाउस इन्वॉल्व है। 11th लॉर्ड D10 का 11th लॉर्ड जो है वो देख रहा है। अब नुकसान किसका हुआ पहले ये देखो। नुकसान हुआ पार्टनर का। यहाँ पार्टनर कौन है? मंगल है। जी, D10 में जो 7th लॉर्ड कौन? मंगल है। जी, जी। मंगल त्रिक भाव में बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा है।
तो इनकम को उसने खराब कर दिया। या इसको यूं कहें कि इसके 11th लॉर्ड जो इसका मंगल है, इससे 11th कौन हुआ? चंद्रमा है। और वो बैठा किसके साथ में है? मरकरी जो है, मरकरी के साथ बैठा ना। तो वहां पर भी एक अच्छा संबंध। और त्रिकोण में केतु उसको देख रहा है। जी त्रिकोण में केतु देख, तो लाभेश जो है पार्टनर का लाभेश, पार्टनर कौन है? मंगल है। जी मंगल का लाभेश जो है वो लाभ भाव में तो बैठा है, लेकिन देख कौन रहा है? उसका 12th लॉर्ड के साथ में है और केतु उसको देख रहा है। तो पार्टनर को नुकसान हुआ, पार्टनर गुरु को नुकसान हुआ, लेकिन जी, नेटिव को लाभ हुआ। हाँ इसमें जी। गुरु जी इसमें जैसे इनका 7th हाउस में 30 नंबर है। हाँ, थर्ड तो सेवेंथ हाउस के जो नहीं, अन्य कारकत्व हैं, तो इसका मतलब पार्टनरशिप, जो तो पार्टनरशिप में करेंगे ही काम, तो इनको पार्टनर से लाभ मिलेगा। पार्टनर से को पार्टनर फायदा हो से, जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा पार्टनर का, आप भी बता रहे हैं गुरु जी। पार्टनर का खर्चा होगा, पार्टनर का खर्चा इनको हो लाभ जाएगा। मिलेगा। हाँ, इनको लाभ जी मिलेगा, इनको पार्टनर से इनको लाभ मिलेगा। तो इस व्यक्ति ने 2 बार वो पार्टनरशिप में बिजनेस किया, दोनों बार इसको लाभ हुआ, लेकिन पार्टनरशिप नहीं चली। तो इसको दो यहाँ D1 में भी देख सकते हैं कि लग्नेश जो है नेटिव है और 7th लॉर्ड जो है वो उसका पार्टनर है। इनकी पोजीशन, तो यहाँ पर 2-12 का पोजीशन है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ लग्नेश अगर शुक्र मान लेते हैं और सप्तमेश जो है मंगल है, तो शुक्र मंगल की 3-11 संबंध है। 3-11 भी वैदिक में अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। ये गुप्त शत्रु दृष्टि कैसे कहते हैं। तो यहाँ संबंध दोनों में अच्छा नहीं है और पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, सप्तमेश राहु से पीड़ित है। और इसका संबंध दशम से सीधा नहीं बन रहा है, दशमेश से भी 2 द्वादश बन रहा है। तो पार्टनर को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन नेटिव को लाभ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर देख रहा है। तो इस तरीके से अब देखो, इसमें 6 लॉर्ड जो है, दोनों दोनों में, एक में 6-8 संबंध है, एक में 2-12 संबंध है, लग्नेश और सप्तमेश का। फिर एक चार्ट और हम लोग लेते हैं। अब देखो, इसमें है 30 अप्रैल 1945। जिनका, सुप्रिया जी इनको म्यूट कर दो, जिनके यहाँ से आवाज आ रही। जी कर दिया। मंजरी जी के यहाँ से आ टाइम रही। नहीं, शशि बैजल जी के घर से आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलो, जब हैंड रेज करें तो जो है रिमूव कर देना। इसमें है टाइम 30 अप्रैल 1945, 9:27 दिल्ली, 9:27 दिल्ली। जी अब देखो, इसको पहले चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमेशा हम लोग चार्ट देखना शुरू करें, चार्ट में प्रॉमिस पर देखते हैं। D1 के प्रॉमिस, सारे डिविजनल चार्ट D1 के प्रॉमिस को ही आगे प्रमोट करते हैं या डिमोट करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, कोई भी डिविजनल चार्ट नेटल चार्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता। इस चार्ट में देखिए, लग्नेश जो है कहाँ पर बैठा है? लग्नेश बुध दसम। है। हाँ, हाँ, दसम में दशम में बैठे। नीच भंग में बैठा है। नीच जी भंग में बैठा है, क्योंकि वो नीच का है और वहां उसका उच्चनाथ भी जो है, हाँ जी और मंगल जो है। तो अब बुध मंगल के साथ में बैठा है, तो ये क्या हो सकता है? ये टेक्निकल में जाएगा। जी। ये IIT खड़गपुर से इन्होंने एमटेक किया। अच्छा अच्छे इंजीनियर थे, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे मतलब जो है पद पे भी रहे गवर्नमेंट। अब इसके बाद देखिए, 10th लॉर्ड जो बृहस्पति है वो सूर्य के त्रिकोण में है।
जी इसका मतलब ये है कि इनका जॉब गवर्नमेंट से संबंधित है। जी ये गवर्नमेंट विभाग में, डिफेंस में इंजीनियर थे ये। और इनका नाम भी बीपी गोयल, जो जिनकी किताबें बहुत सी चल रही, गोयल सर, विनोद कुमार। तो ये अच्छे स्टेटस, कुंडली अच्छे स्टेटस की है। 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड जो है लग्न में बैठा है, मित्र क्षेत्री है, ठीक है ना। और इसके बाद अन्य जो ग्रह बैठे हुए उनको भी देख लेते। चंद्रमा नीच का है 6ठे भाव में। हम लोग सब लोग जानते हैं त्रिक भावों में नीच के ग्रह अच्छा फल करते हैं, लेकिन वो रोग भी देते हैं। चंद्रमा की महादशा में उनसे बात हुई, बताया उन्होंने, अपना खुद बताया कि चंद्रमा की महादशा में अच्छा धन अर्निंग की, लेकिन साथ साथ में बीमारियां भी आई। तो ये जो है, अब इसको हमें देखेंगे। ये 2 बार इन्होंने पार्टनरशिप की, दोनों बार पार्टनरशिप इनकी खराब रही और इनको नुकसान हुआ, इनको नेटिव को नुकसान हुआ। अब इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखो D10 का जो 10th लॉर्ड है और वही 7th लॉर्ड है। जी D10 का ये क्या टाइम हाँ, ये निकला? वर्गोत्तम कुंडली निकली D10 की। नहीं लिख, D10 तो तुला का आया है। टाइमिंग सुबह 9:27 लिखा है। हाँ 9:27 है जी दिल्ली। लेकिन दिल्ली वो D10 तो अब देखो लग्न कितने अंश की है इसमें, लग्न 14 अंश की है, इसमें कितनी है? अरे 0 डिग्री 0 की। अंश के लग्न दिखा रहे हैं। हाँ तो जी, बहुत अंतर आ रहा है, हाँ जी, बहुत अंतर आ रहा है। चलो इसी से जो आया उसी से हम लोग देखते हैं। जो रूल रूल पता होना चाहिए, चार्ट कोई भी हो। अब जी देखो इसमें जो है बृहस्पति कहाँ बैठा है? 11th हाउस में बैठा है। जी 11th हाउस में। अब इस पर कोई पापी भी प्रभाव है क्या? उच्च का शनि देख रहा है, जी उच्च का शनि देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 10th लॉर्ड और 9th, जो हमारा 7th लॉर्ड है, वो एक ही है। तो हो सकता है कि अपने किसी मित्र के साथ में इन्होंने पहले किया हो, मित्र के साथ में जो, या आपने किसी रिलेटिव के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस किया हो नौकरी के बाद। अब हमें देखना कि लाभ है कि हानि। 11th लॉर्ड हमें देखेंगे बैठा, तो 11th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 7th हाउस में बैठा है। और उस पर किसी की दृष्टि है, जरा देखो। 11th लॉर्ड पर शनि की दृष्टि है, उच्च के शनि की। शनि की दृष्टि है, और उसके बाद बृहस्पति की भी तो दृष्टि है। हाँ हाँ, बृहस्पति की भी है। अब देखो बृहस्पति की दृष्टि, वो बृहस्पति है कौन? एक्सचेंज मंगल और बृह- गुरु में। हाँ मंगल गुरु में exchange, तो बृहस्पति है वो कौन? सप्तमीश है, जी पार्टनर हाँ, है ना। जी हाँ, जी तो हाँ। लाभ किसको हुआ? पार्टनर पार्टनर को लाभ हुआ यहाँ। और इनको है भी लॉस हुआ। उस अच्छा, बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि बाद में फिर इनको बहुत बड़ी मुश्किल से लोन वोन लेकर के वो चुकाना पड़ा। पूरी फैक्ट्री जो है पार्टनर अपने नाम कर ली। तो लाभ हुआ पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर जो है वो देख रहा है सारा बिजनेस। क्योंकि ये तो बाहर रहते थे, अपना विद्या भवन पढ़ाते थे, फैक्ट्री जो है वो पार्टनर देखता था। तो पार्टनर जो हमारा बृहस्पति बना, वो देख रहा है लाभ भाव को, तो सारा लाभ तो उसने ले लिया। और जातक के लिए जब हम देखेंगे तो जातक के लिए यहाँ चंद्रमा जो है वो अष्टम है, जी अष्टमेश भी बैठा है। अष्टमेश मैनिपुलेशन का कारक होता है। तो मैनिपुलेशन करके पार्टनर ने इनकी फैक्ट्री अपने नाम कर ली, इनका नुकसान हो गया और वो पार्टनर को लाभ हो गया। ये बीपी गोयल ने खुद एक बोर्ड उसमें पॉडकास्ट में बताया था, अनुराधा पोस्टकार्ड में आते थे। उन्होंने खुद बताया कि मैंने बिजनेस किया। वो चूंकि D1 को देख रहे थे कि 10th हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो क्या क्या कहें। तो उन्होंने बताया कि मैंने बिजनेस भी किया और उस बिजनेस में हमको नुकसान हुआ, क्योंकि 10th में बिजनेस
बुध जो है वो नीच का है, भले ही वो एक्सचेंज में है लेकिन बेसिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नीच की है। तो बुध अगर जी नीच का है तो बिजनेस में नुकसान दिलाएगा वो, जी और 10th हाउस में बैठा है। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि अब ये सर्विस करेंगे कि वो करेंगे। अब देखो मंगल बैठा है तो इन्होंने 60 साल की उम्र तक तो सर्विस की, षष्ठेश दशम में बैठा हुआ है। एक बेसिक जी फार्मूला है, 6-10 का संबंध है। सप्तमेश बृहस्पति बकरी होकर के वहां देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस के बाद वो बिजनेस में आए। जी और लाभ लाभ कहाँ हुआ, बुध और शुक्र, मंगल, और उस पर बकरी बृहस्पति की दृष्टि, पब्लिकेशन से इनको लाभ हुआ। पब्लिकेशन से, क्योंकि सूर्य उच्च का है इसलिए इनकी नेम फेम है, बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, और वहाँ विद्या भवन में, भारतीय विद्या भवन में, और सर्विस पीरियड में भी एक बहुत अच्छे इंजीनियर की तरह इन्होंने काम किया। तो वो हम लोग चेक करते हैं कि पार्टनरशिप चलती है कि नहीं चलती है, और पार्टनरशिप चली नहीं, क्योंकि जो बृहस्पति है उस पर दृष्टि है शनि की, पापी दृष्टि है, इसलिए उसने पार्टनरशिप ब्रेक की। अब इसके बाद लाभ किसको हुआ, तो लाभ का स्वामी जो है वो जुपिटर खुद उसको लाभ को देख रहा है, लाभ के स्वामी को, यानी जातक पार्टनर, D10 में 7th लॉर्ड पार्टनर होता है। पार्टनर जो है वो खुद लाभ को देख रहा है, लाभ भाव के स्वामी को देख रहा है। तो इसका मतलब लाभ जो हुआ वो पार्टनर को हुआ, इनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि लग्न से अष्टमेश, अष्टमेश के साथ में बैठा है, सप्तम से अष्टमेश, यानी मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के द्वारा उस व्यक्ति ने इनका सारा बिजनेस जो है हड़प लिया। तो इस तरीके से पार्टनरशिप अगर आती है तो हमेशा देखना है कि पार्टनरशिप में पहले तो संबंध, जीवन में संबंध, बुध और गुरु में संबंध, यहाँ पर देख लो, इनका D1 में देख लो बुध और गुरु में क्या संबंध है, 6-8 का संबंध है। बुध दशम में बैठा है और गुरु जो है 3rd हाउस में बैठा है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं चलेगी, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अब देखिए क्यों नहीं चलेगी, कमजोर कौन होगा, केतु जो है वो गुरु के साथ में है, तो ये स्पिरिचुअल साइड के व्यक्ति हैं, मैनिपुलेशन नहीं है। और पार्टनर जो है केतु और बुध जो है वो नीच का है, वो वीनस के साथ में है। तो वो जो है केतु हमेशा ब्रेक करता है पार्टनरशिप को, जो है वहां केतु बैठा है तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। मैरिट लाइफ भी बहुत, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि मैरिट लाइफ भी हमारी बहुत सी सामान्य रही, बहुत जो है हम कहें कि बहुत अच्छी लाइफ रही वो नहीं, क्योंकि केतु बैठा है वहां पर, केतु डिरेक्शन का कारक है, जी केतु जो है वहां से कहता हटाओ। अब इसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में काम करेगा कि नहीं करेगा, एक तो ये आ गई, पहले बार पार्टनरशिप में काम करेगा तो चलेगी कि नहीं चलेगी, ये हमने 2 चार्टों से देख लिया। तीसरा है कि पार्टनरशिप, बिना पार्टनरशिप के इंडिपेंडेंट काम करेगा क्या, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट में लग्नेश और सप्तमेश के बीच में संबंध अच्छा नहीं होना चाहिए। तो एक चार्ट है, जी और लग्न मजबूत होनी चाहिए इसमें। पार्टनरशिप में क्या, पार्टनर आदमी तब काम करता है जब खुद अंदर से या तो पैसे से कमजोर हो या खुद उसके पास टाइम कम हो, तो पार्टनरशिप में काम करता है। और अगर लग्न अच्छी है तो फिर पार्टनरशिप में काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा दारोमदार तो लग्न पे आता। हम लोग वैदिक पढ़ रहे हैं, नाड़ी नहीं पढ़ रहे, यहाँ लग्न की बहुत महत्ता है। ये है 25 सितंबर 1950 का। समय सच 21 जबलपुर, 2100 MP। जी अब
अब देखो इसको पहले हम देखें चार्ट कैसा है। लग्नेश जो है अपने मित्र के साथ में बैठा हुआ है 4th हाउस में, अच्छी स्थिति में है। दृष्टि किसी की है इसमें? बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि है। शनि की दृष्टि मंगल पर है। देखो शनि और मंगल का जब भी संबंध बनता है तो वो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम होता है या कोई फैक्ट्री होती है। शनि के दशम में अगर मंगल है तो फैक्ट्री होगी। तो यहाँ पर शनि और मंगल की दृष्टि संबंध है। तो ये सिविल प्रोजेक्ट इसके पास बहुत से, ये प्राइवेट उसमें काम करता है, सिविल प्रोजेक्ट इसके पास बहुत थे और इसने पार्टनरशिप में काम नहीं किया। D10 में देखो 7 और 10 का कोई संबंध नहीं, मंगल और सूर्य का कोई संबंध नहीं है, षडाष्टक स्थिति में है, इसलिए इस व्यक्ति ने पार्टनरशिप में काम नहीं किया। D10 में 10th हाउस लग्न का प्रोफेशन है, 7th हाउस लग्न का पार्टनर है। तो अगर लग्न के पार्टनर की 10th हाउस से संबंध बने इसका मतलब पार्टनरशिप में काम हो रहा है। अगर D10 के 7th हाउस का संबंध D10 के 10th हाउस से संबंध नहीं है, उनके लाडों में आपस में संबंध नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, इंडिपेंडेंट काम होगा। अभी तक जो 2 चार्ट हम लोग पढ़े उसमें 7th और 10th का संबंध था, चाहे वो दृष्टि संबंध रहा हो, चाहे वो युति संबंध रहा हो, चाहे एक्सचेंज रहा हो। तो इसमें जो है सौर और मंगल के बीच में कोई संबंध नहीं है और दोनों सदार्थक स्थिति में है। तो नेटिव के प्रोफेशन और उसके पार्टनर के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो हमेशा अगर कोई आता है पूछे भाई भाई पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं क्या, तो आप उसका D10 देखिए। D10 में 7 और 10 का अगर बढ़िया संबंध है, अच्छा बेनिफिक संबंध है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों को लाभ होगा, आप पार्टनरशिप में काम होगा और दोनों को लाभ होगा। अगर मैलिफिक संबंध है तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी और गेन हमें देखना पड़ेगा कि नेटिव को गेन होगा कि पार्टनर को गेन होगा। अब इसमें देखो लग्नेश जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है जी और D10 का मिश्रा जी, लग्नेश जरा देखो। मिश्रा हाँ जी, जी, वो जो भी हाँ जी, अगर लग 10 और 7 एक ही हो गुरु, या हाँ एक साथ है तो उनका बुध संबंध देखेंगे ना कि वो मैलिफिक में है कि माने बेनिफिक में है। किसके अगर साथ से गुरु बैठे पर हैं, बेनिफिक का प्रभाव है तो फिर नहीं चलेगा। मतलब अभी एक चार्ट तो था ना अभी इससे पीछे वाला चार्ट जो माने मिथुन लग्न वाला। D10 का देखना, अच्छा D10 का देखना है, D10 का 7 और 10 का संबंध देखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। यहाँ पर जो लग्नेश जो है वो शनि है और शनि जो है लग्न को देख रहा है दशम दृष्टि से। D10 में देखिएगा, D10 में जो है लग्नेश स्वयं लग्न को देख रहा है। लग्न क्या है? D10 की लग्न है हमारे संपूर्ण कर्म और D10 का 10th हाउस है हमारा इस जन्म के कर्म जो हम करने जा रहे हैं, वहां सारे कर्म हैं। तो शनि जो है वो कंट्रोल कर रहा है, यानी उसका लॉर्ड है वो जातक स्वयं जो है अपने सारे कर्मों के ऊपर जो है निगाह रखे हुए है और वहां से 10th हाउस को भी देख रहा है, यानी अपने वर्तमान कर्मों को भी देख रहा है। तो ये सेल्फ है, इंडिपेंडेंट है। एक चार्ट और देख लेते हैं उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं। जी सर जी। ये चार्ट है 25 मई 1968 का। टाइम टाइम है इनका 10:05 AM और स्थान है मुंबई।
देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि जो डिविजनल चार्ट है उनमें अगर सही डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डिविजनल चार्ट एक आध लग्न आगे पीछे हो जाते। जी हमको मुख्य रूप से पहले D1 को देखना है, क्योंकि D1 2 घंटे की लग्न होती है। D1 की लग्न 2 घंटे की है। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज देखनी है तो उससे संबंधित हम डिविजनल चार्ट को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रॉमिस हम देखेंगे D1 में। D1 का प्रॉमिस देखिए कि लग्नेश जो है चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में। 10th हाउस में। तो 1-10 का संबंध हो गया, अच्छा संबंध, शुरू शुरू में हम लोग पढ़ा था। D1 जी में अगर लग्नेश 10th हाउस में बैठा हुआ है तो जातक का जो है प्रोफेशन अच्छी क्वालिटी का होगा। वैदिक में चंद्रमा भी धन का कारक माना गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्यों कारकत्व जो है, कौन सा कारकत्व हमें किस समय लेना है। अब इसके बाद बृहस्पति जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है। 2nd हाउस धन का कारक है, वहां बृहस्पति बैठा हुआ है और अच्छी पोजीशन में बैठा है, कोई मैलिफिक इम्पैक्ट नहीं है। वो मित्र के घर में बैठा हुआ है। प्रोफेशन का कारक जो मंगल है वो किसके साथ में है? वो शुक्र के साथ में है, 18 डिग्री का, 10 डिग्री का। और वो तो अब इसमें हुआ क्या कि दशमेश जो है मंगल, वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। ठीक। जी जी अब इसका मतलब ये जातक जो है किस तरह के इसका प्रोफेशन हो सकता है। शनि जो है, अगर मान लो, या दशमेश का जो 2nd हाउस, दशमेश का अगर हम 2nd हाउस देखेंगे कि प्रोफेशन के लिए दशमेश को देखेंगे, उसका 2nd हाउस देख लेंगे, क्योंकि धन त्रिकोण हुआ, दशमेश का धन त्रिकोण। वहां पर मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी जो है एजुकेशन नहीं देता, अच्छा बिजनेस देता है, एजुकेशन अच्छी देता है। तो ये जी व्यक्ति जो है ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। तो सीए की तो पूरी पूरी इसमें है, देखो मंगल है, शुक्र है ना। जी और उसके जी 10th हाउस में बृहस्पति बैठा है। तो ये चार्टर्ड अकाउंट होकर के ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और अच्छी पोजीशन में, इसका अच्छा धन है इसके पास। तो अब हमें ये देखना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि ये पार्टनरशिप में है। पहले ये देखो, अब कहानी की D10 देखेंगे। D10 में शनि और मंगल का कोई संबंध है? 2 12 है सर जी। D10 में। हाँ D10 में 3rd हाउस में मंगल है, 4th हाउस में सैटर्न है। और ये इसके साथ मांदी बैठा है ना, शनि और मांदी एक साथ बैठे हैं। जी मांदी बैठे हैं जी। ये मांदी है, हम उसको मंगल समझ रहे थे, मंगल तो पीछे है। हाँ तो जब ने 2-12 का संबंध है तो क्या बनता है? पार्टनरशिप होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना। हाँ नेगेटिव है पराशर से। हाँ, 6-8-2-12 ये जी संबंध खराब है। अगर इस 3-11 भी में भी ये संबंध नहीं, केंद्र का संबंध हो, साथ में युति हो, दृष्टि संबंध हो, तो जो है ये बनता है। तो यहाँ पर ये निगेट कर रहा है कि यहाँ पर 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, माने मोटे तौर से समझ लें, 7th लॉर्ड जो है वो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। 10th लॉर्ड हमारा बिजनेस है, किसका? नेटिव का, जातक का। तो जब जातक के बिजनेस का पार्टनर से संबंध बनेगा तभी पार्टनरशिप होगी। नेटिव के प्रोफेशन में पार्टनरशिप का संबंध नहीं बनेगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी। जी और ना बनने में क्या, अगर है और मेलिफिक इफेक्ट है तो टूटेगी, लॉस पार्टनरशिप होगा। टूटेगी। उसमें फिर हमें देखना है कि लॉस किसका होना है, लग्न से 11th लॉर्ड से देखना है या 7th से 11th लॉर्ड को देखना है। पार्टनर के लिए देखेंगे तो 7th का 11th लॉर्ड देखेंगे, यानी 5th हाउस। 5th हाउस जी लग्न का, यानी 10th का अष्टम है। ये ध्यान रखिए। बिजनेस में नुकसान तो लाभ किसको होगा? पार्टनर को। क्यों? वो 7th का लाभ है। पार्टनर का जब भी लाभ होगा तो नेटिव का नुकसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर संबंध नहीं बन रहा है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। अब कैसा होगा काम? 10th लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, और सैटर्न जो है देख रहा है, और शुक्र का संबंध है वहां पर।
फाइनेंस। 10th लॉर्ड जो है वो शनि है, शनि का संबंध शुक्र से है, शुक्र को देख रहा है। पाराशरी में नियम है कि सामान्य डी वन के लिए नियम है कि यदि सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र को शनि देख ले तो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र को यदि शनि देख ले तो बहुत बड़ा धन योग है। यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए शुक्र को शनि देख रहा है तो बिजनेस बहुत अच्छी क्वालिटी का है और धन से संबंधित है। फॉरेन में जॉब हो गया था, विदेश में हम लोग जॉब पढ़ चुके हैं, जी कई कई कुंडलियां लग भी गई थी और इसके बाद ट्रांसफर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा सर जी, ट्रांसफर नहीं पढ़ा अभी। प्रमोशन प्रमोशन तो पढ़ लिया था ना। फिर एक कुंडली देखते हैं कि उसने पार्टनरशिप की है उन्होंने, वो फायदा है नुकसान होगा। अच्छा तो डालो कुंडली, डालो भाई, कुंडली लगाओ। हाँ सुप्रिया जी, 1 जुलाई 1979। अच्छा ये उसी की है ना हाँ जी जिसके आंखों में रोशनी जी कम है। जी 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 सर। हम्म। 79 79। जी समय समय 6:58 मॉर्निंग में, 6:58 मॉर्निंग AM। 58। 58 हाँ जी। जी जी अलवर, राजस्थान। जी अब पहले ही देखो कि इसका चार्ट पहले देखो। जी शुक्र मंगल और 11th में बुध बृहस्पति। हो सकता है ये सीए हो, सीए है ना ये। जी सी है, सब सी है। सीए मार्केटिंग में, मंगल मार्केटिंग को शो करता है, जी मंगल के लिए मार्केटिंग चाहिए होती है तो सीए। अब देखो इसमें पहले तो संबंध देखो, मंगल और शनि का कोई संबंध है। दशम दृष्टि। दसम दृष्टि, शनि दसम दृष्टि से मंगल को देख रहा है तो जी इसमें क्या है, ये बिजनेस करेगा, ठीक है ना। जी और 9th हाउस का जो छठे का स्वामी कौन है भाई, बृहस्पति है। जी बृहस्पति कहाँ बैठा है, लग्न में। लग्न में। तो लग्न में बृहस्पति बैठा है और उसका संबंध 3/11 का है। तो इसका मतलब ये है कि वो सर्विस पूरी नहीं करेगा ये। और नहीं की भले सर, ही नहीं। भले ही स्टार्ट सर्विस की है लेकिन सर्विस नहीं पूरी कर पाएगा जी क्योंकि सर। संबंध नहीं है। छठे का संबंध दसम से नहीं है, 3/11 का संबंध है और वैदिक में 3/11 का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। तो सर्विस तो इसने छोड़ दी। अब हमें देखना है कि इसकी पार्टनरशिप में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से हम देखेंगे D10 का बुध और गुरु के बीच संबंध देखेंगे। D10 में बुध और गुरु का संबंध 3/11 का है, जी ठीक है ना। जी 9 में वो छठे का स्वामी जो है वो सप्तम का स्वामी बुध है, वो 4th हाउस में अपने घर में। और जी हाँ बृहस्पति, अब इसमें एक चीज हो सकती है जी कि सर। इसमें बुध जो है वो 10th को देख रहा है और बृहस्पति भी 10th को देख रहा है। जी तो बुध और बृहस्पति, इसमें कोई रिलेटिव भी साथ में है। नहीं सब रिलेट फ्रेंड्स हैं सब। सब फ्रेंड्स हैं। हाँ जी। अच्छा तो अभी तो ठीक चल रहा है क्योंकि मैलिफिक इम्पैक्ट नहीं है जी सर। इनमें, जो है मैलिफिक इम्पैक्ट नहीं है। ना मंगल की दृष्टि है ना केतु की दृष्टि है। हाँ ये जरूर है, बुध और गुरु के बीच में केतु आता है
तो हो सकता है कि आगे चल करके किसी के जो है, अब अभी उसमें केतु ट्रांजिटिविटी कर रहा है, केतु जो है अभी, जी। तो क्या कोई अभी उसमें दिक्कत आई है क्या अभी हाल फिलहाल? नहीं सब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है, सब अपने 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 काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये बिजनेस को लेकर के दोनों लोग है वो, 3-4 लोग हैं सभी। हाँ जो भी है। अब देखो ऐसा है कि बुध हमेशा मल्टीप्लिसिटी का कारक होता है। जी सर। बुध जो है मल्टीप्लिसिटी का यानी अनेकता का, क्योंकि डुअल साइन है इसकी, दोनों साइन कैसी है डुअल, 3 और 6 दोनों जो है डुअल साइन है। तो बुध मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो बुध जो है पार्टनर है, तो इसमें कई पार्टनर हो सकते हैं, ये इसमें इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि 7th लॉर्ड बुध है, और बुध जो है वो 3 नंबर की राशि में बैठा दशम को देख रहा है, यस और सर। दशमेश भी दशम को देख रहा है। ये एक अच्छी पोजीशन है मतलब। तो इसमें बस ये है कि जब भी आएगा तो आपस में कभी कभी किसी एक के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। हालांकि केतु। दशम हाउस को कोई भी पापी ग्रह नहीं देख रहा है, जी सर। किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। और क्या ये फाइनेंस संबंधित है, कोई कंपनी जो फाइनेंस डील करती नहीं है, नहीं सर, ये जो कंसल्टेंसी? नहीं एफसीजीएम जो अपने किचन का सामान के बेचते हैं, ये नूडल इस तरह की चीज बेचते हैं सर ये, अच्छा, खाने उसका पीने के सामान ग्रोसरी। बेचते हैं। हाँ हाँ। हाँ, 10वें सेकंड हाउस हो या उसके लॉर्ड को देख रहा है, तो ईटेबल आइटम्स का हाँ बिजनेस ईटेबल हो आइटम सकता सर, है। ईटेबल आइटम है सर। हाँ, सेकंड हाउस में ईटिंग है, सेकंड हाउस में ईटिंग है, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड दोनों को 10th लॉर्ड देख रहा है, तो बिजनेस जो है वो ईटेबल्स की बिजनेस हो सकती है, तो वो यस सर। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें रोस्टेड भी हैं इसमें। हाँ हो सकता है, रोस्टेड हो सकती है सर। हाँ, क्योंकि वो मंगल कैसे? रोस्टिंग का कार्य, मंगल अच्छा मंगल। मंगल अग्नि अच्छा तत्व का है, रोस्टिंग का जी, कारक। रोस्टेड जी। हाँ, सर वहाँ एक वो रेस्टोरेंट का भी कार्य बनता है ना, रेस्टोरेंट में यूज जी होने हाँ। वाले टेबल्स आइटम्स का, या यस सर। रोस्टेड चीजें, ये सारी चीजें आती हैं बिजनेस में। अभी सर फिलहाल एक तो कोई प्रॉब्लम पार्टनरशिप नहीं है। के कोई लिए एक दिक्कत और नहीं सर, लगा लीजिए। मतलब पार्टनरशिप ठीक चल जाएगी सब। हाँ, मैंने अभी तो ठीक चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों चीजें यानी दशमेश जो है वो दशम को देख रहा है, यानी बिजनेस ठीक चल रहा है, जी और पार्टनर्स देख रहे हैं। देखिए, मेन रोल पार्टनर्स का है, और जी लग्नेश और माने उसमें आपस में कोई वैसा रिलेशन नहीं है, लेकिन 3-11 में है, दोनों मिला करके लग्नेश बृहस्पति है और पार्टनर जो है वो बुध है, तो वैसा तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों जो है वो 10th हाउस को देख रहे हैं। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर अभी पार्टनरशिप ठीक चल रही है। और में 11th लॉर्ड हमारा शनि है, वो शनि देख रहा है, किसको देख रहा है? बुध को देख रहा है, पार्टनरशिप को। तो इसका मतलब जी लाभ सर। भी हो रहा है, हाँ लाभ अभी जो हो रहा है काम सर। शुरू हुआ उसमें लाभ हो रहा है। हाँ। सर बस एक बात एक और चीज हमेशा बताइए। ध्यान रखिएगा, जी एक हमेशा ध्यान रखिए, उनको सजेस्ट करिएगा जी कि राहु बैठा है, राहु कभी भी जी। मिलावटी सामान ना बेचे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। ठीक 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 है सर। क्योंकि राहु जब भी लाभ कराता है ना, अनएथिकल तरीके से वो लाभ कराता है, जी सर। तो वो अगर उसमें होगा तो फिर वो पकड़े जाएंगे। ठीक ठीक है सर। हम्म। सर एक बात बताइए। फिलहाल चलेगा अभी। हाँ ठीक जी, ठीक है हाँ जी, सर। बोले। थैंक यू सर, सर थैंक यू। एक लगा दीजिए, हमारी पार्टनरशिप के लिए सर पूछना है। D10 में, अच्छा अच्छा, चलो लगाते हैं। D10 में 4-10 जी में हाँ, राहु केतु हो तो? 4-10 में राहु केतु तो अच्छा काम नहीं करते, वो प्रोफेशन में कोई न कोई प्रॉब्लम आती है। अगर राहु बैठा है 10 में, तब तो काम बनेगा, अगर अच्छा, केतु 10th में आ गया तो फिर नहीं बनेगा, फिर वो D10 डिजेक्ट में, कर। हाँ D10 में। D10, हाँ D10 में हमेशा चलो, ध्यान रखिएगा, राहु अगर 10th में है तो काम बनेगा, अच्छा काम चलेगा। अगर केतु है तो वो आदमी व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहेगा, वो कहीं न कहीं ब्रेक अच्छा। हो जाएगा। भाई इनका चार्ट लगा दो, बैजल हाँ जी जी, का। शशि जी बता दीजिए। 9 जुलाई 91, 9/7/91।
12:20 AM। डेज AM नहीं, PM 12:20 PM। हाँ वही लगाया। हाँ, और प्लेस ये ऑफ बर्थ हिमाचल प्रदेश, सोलन। सोलन जी। वहां तो आपने बेटी की शादी की है शायद। जी हाँ जी। जी अब इनका ही पार्टनरशिप में है ना काम, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा। अब देखो पहले चार्ट देख लो। देखो 10th हाउस में केतु बैठा है। कुछ काम पहले दूसरा करते तब इसमें दूसरा करने लगे। हाँ, अभी वो भी चल रहा है, दूसरा चेंज किया है। चेंज किया है। केतु चेंज भी अच्छा, कराता ऐड है। किया, ऐड किया है कुछ काम। हाँ, तो अब इसमें देखो, चार्ट को देखो, लग्नेश जो है वो 11th हाउस में बैठा है उच्च के बृहस्पति के साथ। तो अच्छी स्थिति में, यानी जातक जो है फाइनेंशियली अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो लाभ के लिए हमेशा प्रयासरत है। और अब देखिए इसमें एक और चीज, 7th लॉर्ड उच्च का है। 7th लॉर्ड 11th हाउस में उच्च का है। D1 पहले देख रहे हैं, D1 को पहले देखिए, D1 की प्रॉमिस को हम D10 में देखेंगे। 7th लॉर्ड जो है वो बुध है, बृहस्पति है, जो उच्च का बैठा है लाभ भाव में। इसका मतलब जो पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं, हो सकता है उनका शेयर ज्यादा हो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इनका शेयर ज्यादा हो या पार्टनर का? अब देखो 7th पार्टनर है और बुध वहां बैठा हुआ है, तो बुध तो लाभ के हाउस में बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पार्टनर का ज्यादा हो, लाभ जो है दोनों को बराबर बराबर हो। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इन्वेस्ट बराबर बराबर ही होगा, इन्वेस्टमेंट भी और वो भी लाभ भी। चलो खैर, लेकिन ये अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति है कि लग्नेश और 7th लॉर्ड दोनों बैठे हुए हैं 11th हाउस में, और वहां पर जो है गुरु उच्च का बैठा हुआ है। शनि देख रहा है अपने घर से। शनि इस कुंडली का 6th हाउस है और 5th हाउस भी है। अब आगे D10 में देखते हैं क्या पोजीशन है। D10 में शुक्र और सूर्य का क्या संबंध है, देखो भाई। शुक्र और सूर्य त्रिकोण में है, अच्छा संबंध है। शुक्र जो है वो 11th में है, और सूर्य जो है वो है हमारा 3rd हाउस में। लेकिन अब ये है कि सूर्य जो है 3rd हाउस में है, और मंगल और राहु वहां 10th में बैठे हैं। तो आगे चल करके हो सकता है ये फिर कोई चेंज करे। अभी केतु फिर एक वहां, और एडिशन किया है, अभी एक एडिशन अभी और किया है। हाँ, अभी केतु वहां पर मूव कर, केतु का ट्रांजिट में वहां चल रहा है। तो मंगल के ऊपर से राहु बैठा हुआ है, केतु वहां पर ट्रेवल कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ माने मार्केटिंग कमजोर हो, लेकिन जो है फिलहाल तो ठीक है। संबंध अभी त्रिकोण का है, कोशिश तो कर ये एक रहे अच्छी हैं, और पोजीशन। कोशिश कर रहे हैं कुछ और एडिशन करने की, कपड़ों के अब काम के राहु भी है तो कुछ। राहु राहु बढ़ाता है, राहु बढ़ाता है। 6th लॉर्ड वहां बैठा हुआ है। कपड़ों तो का थोड़ा कुछ सा, काम ऐड कर रहे हैं, जी, मार्केटिंग कुछ, कुछ कपड़ों अच्छा। की, रेडीमेड कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केटिंग का अब कुछ, देखो, तो कोई वीनस नया और ब्रांड, कोई बड़ा ब्रांड इंट्रोड्यूस मून कर और रहे हैं। वीनस का संबंध देखो बहुत अच्छा नहीं है इसमें। मून जो है, और टेक्सटाइल का कारक है वीनस। मून और वीनस मिलकर के टेक्सटाइल बनाते हैं। तो ये इनका केंद्रीय संबंध है। मून के ऊपर जुपिटर का है, तो ये कपड़े वाला तो इनका चल जाएगा। लेकिन असली दिक्कत थोड़ी सी ये अगली राहु और मंगल, इसमें कोई दिक्कत है, आ सकती है। इसमें भी वही किस तरह चार की दस दिक्कत? में हाँ, किस तरह की दिक्कत 10 आएगी? D10 के 10th हाउस में मंगल और राहु दो पापी ग्रह बैठे हुए हैं। जी तो हाँ। ये जो है कहीं न कहीं कोई और सस्टेज होकर के बैठा है। केतु वहां से गोचर कर रहा है। तो ये हो सकता है कि आगे चल करके, और दशा में जुपिटर बुध और सन, जुपिटर बुध और सूर्य की दशा है। और पहले देखते हैं जरा, 8 से शुरू होते हैं। जुपिटर बुध और बुध, जुपिटर यहाँ पर है नहीं,
किसका कारक है? अष्टमेश के साथ कारक है। 10th से अष्टम लॉर्ड की दशा है, जी। ठीक है ना। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए, अभी ये दशा के निकल जाने दें, दिसंबर तक देखते हैं, दिसंबर के बाद ही ऐड करें। अगर दिसंबर के पहले अगर ऐड करते हैं तो हो सकता है कोई नुकसान हो जाए। वैसे चंद्रमा को शनि देख रहा है, चंद्रमा और कारक है, उसके केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है। तो टेक्सटाइल में वही, टेक्सटाइल का कारक बुध शुक्र ही है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिख रही। मैन्युफैक्चरिंग में शनि और इनका संबंध त्रिकोण संबंध है, और इसमें डायरेक्ट नहीं, शनि का मार्केटिंग अगर है। हम इसको, हाँ जी, मार्केटिंग है, मार्केटिंग कर हाँ, रहे हैं उसकी। मार्केटिंग का है, मंगल मार्केटिंग का कारक है। हाँ, ये है कि इसमें टेक्सटाइल में वीविंग का कार्य शनि जो है वो देख रहा है केतु को। केतु धागा है, मंगल उसको देख रहा है, तो मशीन है, मशीन से धागे का कोई माने जो है प्रोफेशन, तो ये हो सकता है माने वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। और एक और चीज देखिए, जब भी शनि से दशम में मंगल होता है तो कोई फैक्ट्री आती है। तो शनि वक्री होकर के लग्न में आ रहा है और मंगल उसके दशम में है, तो फैक्ट्री तो ये डालेंगे, फैक्ट्री अभी तो वैसे ये डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब वो कितना सक्सेस होती है ये अलग बात है। मंगल का असल में चक्कर ये है ना, राहु बैठा है, वो मशीन को भी खराब करता रहेगा टाइम बे टाइम। नहीं, एक्चुअली फैक्ट्री डालने का इनका नहीं है कुछ इरादा। नहीं तो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? नहीं, किसी को ऑर्डर देके मैन्युफैक्चरिंग वो कोई और नहीं तो करेगा, ये वो फिर वो मार्केटिंग नहीं, करेंगे। वो ट्रेडिंग है। हाँ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो है, ठीक समझ। है, हाँ हाँ, ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग ही है। ठीक है, हाँ ट्रेडिंग तो ठीक है, ट्रेडिंग में तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं। हाँ, ट्रेडिंग है, मतलब मैं फैक्ट्री लगाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग इसलिए है कि दशमेश को जो है बुध देख रहा है, बुध और दशमेश के बीच में संबंध है, सूर्य जो है, और बुध जो है बैठा है 9th हाउस में। और देखिए 8 और इसमें 8 और 9 का एक्सचेंज है D10 में। अष्टमेश नवम में है, नवमेश अष्टम में है। बस ध्यान ये रखें कि उसमें जो है थोड़ा सा सतर्क रहें। इस मामले में सतर्क रहना होगा। फाइनेंशियल, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो पार्टनर है, वो लाभ भाव में बैठा है नीच का होकर, तो ये मैनिपुलेशन न होने पाए, ये ध्यान रखें। पार्टनर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि पार्टनर थोड़ा क्लेवर है छठे पार्टनर। का स्वामी 10 में बैठा हुआ है, ये ध्यान रखें। छठे का स्वामी 10 में बैठा हुआ है, और सप्तम का स्वामी लाभ भाव में बैठा है। तो ये हो सकता है कि अगर ध्यान न दिया तो पार्टनर इसमें लाभान्वित हो जाएंगे, इनको उसका शेयर पूरा नहीं मिल पाएगा। ये इसकी तो संभावना दिखती है। अष्टमी जब भी इन्वॉल्व होता है तो मैनिपुलेशन आता है। अष्टमी जो है एक्सचेंज में है, बुध बैठा हुआ है अष्टमी, तो वो देख रहा है 10th हाउस को, 10th लॉर्ड को, 10th लॉर्ड सूर्य है उसको देख रहा है, तो पर मैनिपुलेशन ओवरऑल जो है चलता वहां। रहेगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आगे आएगी, क्राइसिस तो नहीं फाइनेंशियल कुछ आएगी। नहीं आएगी। वीनस देखो, वीनस जो है जब हम पार्टनर की बात करेंगे सप्तमी से है, तो इसमें एक काम कर लें, इसमें पत्नी को भी बना लें एक वो मेंबर। नहीं वो नहीं तैयार है, उनके पार्टनर नहीं तैयार होंगे इसके लिए। नहीं तो एक अकाउंट जो है ज्वाइंट अकाउंट कर लें पत्नी के साथ, उसमें वो पैसा आना जाना हो, उस अकाउंट से बने पैसा ट्रांसफर करें। क्योंकि सप्तमेश जो है पत्नी है, और वहाँ 11th हाउस में है, तो या तो अगर पत्नी इन्वॉल्व नहीं होगी तो पार्टनर लाभ ले जाएंगे उसका। तो हम्म। एक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें पत्नी के साथ में, और उसी से जो है जितना लेन देन हो ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट से करें, हम्म। ये हो सकता है। वैसे ओवरऑल ठीक दिख रहा है, आगे कुछ बहुत क्राइसिस या नहीं, वैसा नहीं दिख ओवरऑल तो ठीक है, जो नेटल कुंडली है वो तो ठीक है। नेटल कुंडली में लाभ बढ़िया, लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ, उच्च के बृहस्पति में बैठा हुआ है। और देखो मंगल शुक्र का संबंध भी है यहाँ पर जो है, मंगल जो है पीछे है और शुक्र आगे है। अच्छा ये बताओ, संबंध का
ये खुद इसने प्रपोज किया था कि ऑफर किया था? हुआ तो वो मैट्रिमोनियल उससे था, लेकिन फिर 1-1.5 साल में आपस में जब थोड़ा समझ लिया तब शादी हुई है। हुआ तो उससे मैट्रिमोनियल कॉलम से ही था। नहीं, जैसे मैट्रिमोनियल से हुआ तो पहली पहली कॉल उसकी तरफ से आई हाँ थी कि हाँ, पहले? पहले इनकी तरफ से आई थी। हाँ, तो देखो इसमें वीनस जो है ना, वो पिछले वीनस आगे है, जी मंगल जो है वीनस को फॉलो कर रहा है। मंगल माने लेकिन अब तो मंगल ये जा उल्टा रहा है है। वीनस की तरफ। लेकिन अब तो है, ये उल्टा दिख रहा है। अब वो नहीं मतलब ये है दूसरी तरह से मंगल हो जो रहा है। है, देखो इसमें मंगल जो है वो वीनस जो है दूर जा रहा है, यानी मंगल इज गोइंग टू वीनस। तो इसका मतलब जो है पहली कॉल जो है वो मेल साइड से आई है वो शादी तो के आई लिए। थी पर। जी हाँ। ये बताइए, ये इनका जो काम है ये वहीं सोलन में ही रहेगा या इधर ये नोएडा साइड में आएंगे, या वहीं देखो काम ये करेंगे? जो है अभी इनका चंद्रमा जो है उच्च का बैठा हुआ है, तो अपने घर में क्योंकि चंद्रमा उच्च का है तो पावरफुल है, ये प्लेस चेंज तो नहीं करना चाहते हैं, इधर आना नहीं। नहीं चाहते हैं, इनका मन जो है उधर ही है। हाँ, लेकिन क्या करेंगे चेंज या वहीं रहेंगे? अब देखो शनि चंद्रमा त्रिकोण में है, 50%, 36 साल की उम्र के बाद ये चेंज करेंगे। और ये इनका छत क्या पत्नी से संबंध ठीक रहेगा या कुछ गड़बड़ होने की देखो संभावना है? शुक्र मंगल की जब भी युति होती है, हम्म। बीएनएन में यही इसमें ब्यूटी है, वो बता देते हैं शुक्र मंगल की युति में पूर्व जन्म के कुछ शेष जो कार्य होते हैं पति पत्नी, उन्हीं के आपस में शादी होती है। ये पूर्व जन्म के पति पत्नी हैं। बस ये है कि इसमें वीनस जो है आगे है, व्यवहार में हो सकता है कि इनका परिवार वीनस को लायक न करता, क्योंकि हम्म। वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से वीनस जो है वो हम्म। मंगल से थोड़ा आगे है, हम्म। और वीनस की वैसे भी माने चाल ज्यादा है मंगल की तुलना में। हम्म। तो हो सकता है इसके घर वाले बहू को ज्यादा लाइक ना करते हो उसके व्यवहार हाँ। से, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, नहीं करते वो लोग, मतलब बिल्कुल घरेलू लड़की चाहते थे। हाँ, और बिल्कुल ये जो लड़की है प्रोफेशनल, लड़की हाँ, वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है, वो देखो सर ढकी हुई लड़की है नहीं, सर ढक के रहे और सिर्फ हाँ, तो किचन में इसलिए जो बैठे है, रहे। तो ये तो ये इसको अब चल अब जाएगा कि इसमें कुछ संबंध प्रॉब्लम देखो, आएगी? एक बात है, अब इसको ऐसे देखो कि इसमें कोई प्लेनेट राहु जो है वो कितने डिग्री का, 25 डिग्री का है। राहु जब वीनस और मंगल के बीच में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अभी राहु 11th में, जब 9th हाउस में यानी धनु राशि में राहु जब होगा 4 डिग्री का, उस समय प्रॉब्लम आएगी, सेपरेशन की स्थिति बन सकती है। अभी कोई एक फीमेल चाइल्ड है क्या? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं। सर जी, अभी शुक्र मंगल पे केतु का गोचर चल रहा है अभी। हाँ, केतु का है तो अभी आपस में थोड़ा सा वो है, सेपरेशन है, हो सकता है जॉब की वजह से अलग अलग हो, थोड़ा सा टेंशन है। तो केतु जब ये से आया टेंशन टेंशन बढ़ा हुआ। कम सर जी होगा या ये ट- बढ़ेगा? देखो राहु त्रिकोण में है, मंगल के साथ में वीनस के साथ में त्रिकोण में है, तो शादी कर तो ली, लेकिन ये लड़का जो है वीनस राहु जो है अच्छी पोजीशन में नहीं होते। वीनस राहु का मेल चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, एडल्ट्रियस इसे कहते हैं, एडल्ट्रियस हो जाता है। वो परिवार से बाहर कहीं न कहीं अपनी वो खुशी ढूंढने की कोशिश करता है, भले ही वो जस्टिफाई ना हो पाए, लेकिन कोशिश करता है। तो जब राहु का ट्रांजिट जो है अभी नेटल में, यहाँ पर राहु ऑलरेडी है, गोचर का राहु जब आएगा यहाँ पर शुक्र और इसके बीच में, अभी यहाँ तो 25 डिग्री का है, आ रहा धीरे धीरे,
अब जो जब गोचर का आएगा तो हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए। सर जी राहु सेपरेशन देंगे। केतु टेंशन देते हैं, सेपरेशन राहु ही देता है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया। तो सेपरेशन की संभावना दिख रही है। हमको दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं, 2-3 साल के बाद। 2-3 साल के बाद। अभी 11 में है राहु। राहु हम्म, जब आएगा, क्योंकि अभी नेटल का राहु इसलिए शादी करा दी कि नेटल का राहु काफी आगे है। और आगे क्या हम्म, होता है, ये इनको अगर देखा जाए कि ये 5 डिग्री का है, और राहु हमेशा एंट्री करता है 30 डिग्री पर। जी राहु 30 डिग्री पर एंट्री करता है किसी साइन में, तो 30 से या 26 पे आया है। तो अभी इसको जो है कितना चलना है, 26 डिग्री चलना है अभी इनको। 26 पाया है तो ना, 0 से 26 के बीच में 26 डिग्री चलना है। और ये अभी केवल 5 डिग्री चले हैं, तो जी ये बिल्कुल जो है उसी में है। ये मंगल और शुक्र, अन्य सारे ग्रह 0 डिग्री से एंट्री करते हैं। ये बिल्कुल किनारे पर 5-6 के बीच में किनारे पर है, 26 अंश का। क्योंकि 30 से इसने एंट्री किया हुआ, 30 कहाँ पर है, 5 का 30 जो है बिल्कुल 6 के किनारे पर है। और ये जब ट्रांजिट में जो है, जब ये इनके बीच से गुजरेगा, 5 और 2 के बीच में 3 या 4 डिग्री का होगा, तब इसमें दिक्कत आएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं। शादी के 3 साल हो गए। 2.5 चार, साल हुए। 2.5 हुए हैं 2.5 सर। साल हुआ, 2.5 हुआ। इसका मतलब 10 नंबर में राहु भी 11 में था, 1 नंबर में राहु रहा होगा। राहु ने शादी भी राहु ने कराई, राहु 1 नंबर से देख भी रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी जो है अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन अलग अलग हैं दोनों। क्या वो हाँ, सर्विस इधर नोएडा कर रहे? हाँ, वो नोएडा में, वो सोलन में है। हाँ, तो अभी ये देखो, शादी केवल इसीलिए हो गई कि शुक्र और मंगल की युति थी, पिछले जन्म की युति थी, वरना मंगल सोलन बहुत दूर है। और वो लड़के ने पहले बता दिया होगा कि हम अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे, माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता। हम्म, इसलिए कि देखो, जुपिटर अगर नाड़ी के लगा दें, जुपिटर 22 अंश का है, वहां पर छोटा भाई भी है उसका एक, और बड़ा सूर्य भी भाई है। 22 अंश। बड़ा सूर्य भाई भी है। जो है, हाँ, तो सूर्य भी जो है वो 22 अंश का है, जुपिटर भी 22 अंश का है, सूर्य पिता है, पिता को नहीं छोड़ना चाहता। हम्म, ठीक है, आगे से हम लोग प्रमोशन को तो पढ़ चुके, ट्रांसफर और पढ़ेंगे, फिर इसको समराइज करेंगे कि D10 से हम जो 5-6 चीजें हमने पढ़ी हैं वो कैसे कैसे देखेंगे। और आधा घंटा जो है सुप्रिया जी पहले पढ़ाया करेंगी आपको, डी माने VNN। VNN से देखिए कितने अच्छी चार्ट, कितनी जल्दी से प्रेडिक्शन हो जाता है। 2 संडे के बाद आप VNN से प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे, बशर्ते कि कारकत्व जो है आप स्वयं याद करें। तो आज यही हम लोग सर फिनिश इसमें करते कुछ हैं। बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं? बेहतरी के लिए यही है कि राहु जब ट्रांजिट में करे, देखो अभी मिलना राहु, असल में चक्कर ये है ना कि आप एस्ट्रोलॉजर थी, और आपने मतलब जो है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। राहु जब भी मंगल के त्रिकोण में होता, राहु शुक्र के त्रिकोण में होता, प्रॉब्लम देता ही देता है, क्योंकि मंगल भी वहां बैठा हुआ है। सप्तमेश बृहस्पति जब भी 11th हाउस में होता है तो 2 शादी का बताता है। और वहां पर बुध भी बैठा है, सप्तमेश बुध के साथ में है, ये ध्यान रखिएगा। बुध फ्रेंडशिप है। तो चलो, अब जो है अभी फिलहाल उसको चलने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी ट्यूनिंग नहीं आपस में, राहु वहां पर क्योंकि त्रिकोण से राहु देख रहा है। नहीं, अभी देखिए सर, ये प्रॉब्लम है कि अभी उसको यही बोला जा रहा है कि तुम जॉब छोड़ के सोलन आ जाओ। तो वो जॉब भी हाँ, छोड़ दे और विवाह भी ना चले, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए हम नहीं पूछ नहीं, रहे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए इसको, विवाह तो टूटेगा ही। पहले आप तुम्हें मैंने कहना नहीं चाहिए, इतनी कठिन बात जी। माँ के सामने नहीं करनी चाहिए, विवाह तो टूटेगा।
जॉब नहीं छोड़ना चाहिए इसको, नहीं मतलब अभी वो यही इसलिए कह रहे हैं जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वीनस जो है वो मंगल के आगे है। आप ये देखिए, जुपिटर से दूर जा रहा है, हम्म, तो इसलिए जो है ये आगे चल के लड़की खुद जो है ये कह देगी भाई हमारा नहीं चलेगा, नहीं तो अभी क्योंकि बेहतर वो यही हटेगा होगा। नहीं, वो हटना नहीं चाहता है। और इसको चाहते हैं कि जॉब छूट जाएगी तो पूरी तरीके से क्लच में रहेगी। हाँ बस यही वो है, इसीलिए हाँ, तो अभी वहां इसको कुछ जॉब नहीं मिलेगा छोड़, नहीं, वहाँ कुछ है नहीं। वहां वो कुछ नहीं वहाँ मिलेगा। पत्नी के लिए जो है वहां पर सप्तमेश उच्च का है, ध्यान रखें, जॉब इसको नहीं छोड़नी चाहिए। हम्म, हाँ, को बोल दो जॉब ना छोड़े, जैसे जब तक चल सके तब तक चलाए। नहीं तो कंडीशन यही है कि वहां नहीं चलोगी तो हम दी एंड करते हैं शादी का, तो क्या दी हाँ एंड होने दें शादी का? हाँ, एंड हो जाएगा फिर। अभी केतु है, केतु मैंने कोशिश है, हो सकता है कि लड़का या लड़की किसी तरह से ये मन में आ रहा हो कि हम डाइवोर्स ले लें। नहीं वो तो उसका शुरू से ये है इस लड़के का, लड़के का क्या है, छोड़ दो, छोड़ दो। या तो आ जाओ या छोड़ दो। हाँ मतलब ये हाँ तो फाइनल वो, कर दिया है कि 2 महीने के अंदर सोलन आ जाओ, नहीं तो हम हाँ लोग दी एंड करते हैं। हाँ, तो केतु एंड करा देगा। केतु को आ जाने दो, जिनके बीच में अगर जो है मंगल और शुक्र के बीच में केतु आ जाएगा तो एंड करा देगा। लेकिन इसे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, वैसे भी चलेगी नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं, मैरिज नहीं है इस कुंडली से, क्योंकि ये खुद नहीं चाहता चलाना। हाँ ये खुद ही तो नहीं चाहता। ठीक है, धन्यवाद। देखो केतु, केतु को आ जाने दो, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, केतु जब भी दोनों के बीच में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये एंड हो जाएगी। कब आएगा केतु, कुछ एक टाइम? केतु अभी 5 नंबर से गोचर कर रहा है, 24-25 का है, हम्म अभी आ जाएगा 1 साल के अंदर। और वैसे भी डाइवोर्स तुरंत तो होती नहीं, मतलब केस आ जाएगा, फिर डाइवोर्स वो लगेगा, टाइम मिलेगा, ये होगा वो होगा। ये तो अभी ट्रांजिट रहा तभी प्रॉब्लम बढ़ी, पहले ये नहीं था, पहले वार्निंग नहीं थी। केतु ने आकर हम्म के वार्निंग दिलवा दी कि आ जाओ तो आ जाओ, नहीं तो एंड करते। हम्म, जी। मिश्रा जी, हाँ जी। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। जो आप कह रहे हैं केतु इस समय सिंह राशि पे गोचर कर रहा है, तो इसके कारण आप ये डाइवोर्स हाँ की हाँ, बात कर रहे केतु हैं केतु जी। टेंशन दे देता है। और राहु अच्छा, ऑलरेडी ऑलरेडी देख रहा है ना, हाँ चतुर्थ हाँ भाव में हाँ, बैठ करके राहु नवम दृष्टि से देख रहा है। देख रहा है तो जी। टेंशन तो प्रारंभिक से ही था। वो हम्म। लड़का जो है उसने फैमिली के दबाव में शादी कर ली, वो कहीं और चाहता था। तो अब वो इनको, अच्छा। अच्छा लड़की को कहता है कि जॉब छोड़ दो, अच्छी जॉब में है लड़की, और वहां हम्म। वो फिर कैसे किचन का काम करे, वहां ये करे वो करे, तो वो उतना अच्छा करेगी नहीं। और जॉब की मतलब, वजह से ये जा नहीं अच्छा, रही। तो केतु की वजह से ये संभावना दिख रही है हाँ हाँ पूरी। हाँ, जी केतु जी। राहु दोनों, राहु नेटल से देख रहा राहु है ने केतु, टल से, गोचर और से, केतु ट्रांजिट में आ ट्रांजिट गया में। केतु। तो जब भी दोनों एक साथ मिल गए, राहु केतु का इफेक्ट आ गया, तो शुक्र और मंगल को अलग अलग तो करा ही देंगे। हम्म। और एक और प्रश्न है, जो आपने कहा सप्तमेश के साथ बुध है, तो सप्तमेश बृहस्पति के साथ, हाँ, बुध 11वें भाव में बैठा। हाँ, 11वां भाव क्या है, 11वां भाव इसका पंचम हाउस है, सप्तम का हम्म पंचम है। सप्तम का जी। अच्छा, तो विवाह के, हाँ आपने कहा ना मित्रता, हाँ हाँ, अ, तो इसको कैसे, मतलब मैं समझ देखो इसको बुध, नहीं बुध एक्सप्लेन जो कर है फ्रेंड, सकती। देखो बुध जी। फ्रेंड सर्किल है। हम्म। और अभी मैंने चूंकि अब इनसे बात हो रही है, लड़की भी जो है कहीं और उसका रुचि है, भले ही उसका किस किस लेवल का है, क्योंकि सप्तमेश वहां पर है ना। हाँ हाँ सप्तमेश तो इस नेटिव की पत्नी हुई ना, हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इसकी पत्नी की भी रुचि और कहीं है, बुध के साथ में है, बुध मित्र है। हम्म। अब वो किस लेवल की है वो एक अलग की बात है। वो तो पॉइंट है, ठीक हाँ, है। और जो, सर जी अभी देखो एक और चीज हम लोग सब लोग जानते हैं, पंचमेश जो है शनि सप्तमेश बृहस्पति को देख रहा है, बुध उसके साथ इन्वॉल्व है। हाँ, ये बात जी।
तो इसमें कहीं न कहीं दोनों साइड से कोई न कोई थोड़ी थोड़ी बात है। जी। पर अब उसको ऐसा कितना मतलब दिखता दोनों साइड से कहीं नहीं है। नहीं, रिश्ता चक्कर ये है कि लड़का अपने हिसाब से नहीं, वो उसका वो अपना प्रेशर है, लेकिन लड़की भी थोड़ा एरोगेंट है, वो कहती है हम नहीं ऐसा करेंगे, तो उसके पास भी एक सेकंड ऑप्शन है। अब वो किस लेवल का है वो अलग की बात है, लेकिन लड़की के पास भी एक ऑप्शन है कि अगर हमारी एंड होती है तो हम यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। अब वो तो सब बच्चे आजकल बताते नहीं है ना, पेरेंट्स को संभाव बहुत संभावना रहती है कि अपना संभावना बता। दिख रही। जी जी। हाँ, संभावना दिख रही, वो किस कब हो, कब ट्रांजिट में जब भी प्लेनेट आएंगे तब वो अपना करेंगे काम। जी, चलो फिर आज यही हम ठीक लोग है, खत्म करते हैं। ठीक ओके, है। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते सर जी, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद सर जी। नमस्कार सुप्रिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।